थोड़ा सा हम ग्रेविटी के असरात पे बात करेंगे कि ग्रेविटी क्या हमारे लिए गुल खिलाती है। ग्रेविटी जो गुल खिलाती है ना, वो बड़े इजी और इंटरेस्टिंग है। उस गुल खिलाने में ये तो इसकी एक फंडामेंटल चीज है कि ग्रेविटी वक्त के साथ साथ घटती जाती है, ठीक है ना। अब इतनी सारी बात तो बता देनी चाहिए कि घटती जाती है और एक जगह पे बहुत कम हो जाती है। जीरो कभी होगी नहीं, कभी भी नहीं होगी। तो जब फ्रैक्शन समझ आ जाएंगे तो फिर ओके 1/10 हो जाएगी, 1 बिलियन हो जाएगी, 1 ट्रिलियन हो जाएगी, 1 जिलियन हो जाएगी, जीरो तो नहीं हुई ना। तो ग्रेविटी कभी जीरो होगी नहीं, इट्स एडिटिव फोर्स, दैट्स व्हाई। तो एक बात ये होगी। और फिर मैथमेटिक्स जितना आएगा आप उसको इस्तेमाल उतना ही कर सकते हैं, ये हमें बात साफ सी पता है कि साइंस अदरवाइज बस हज़्ज़े नफ्स के लिए ही अच्छी है। और मुझे उस फिनोमेना का पता है, ऑफ कोर्स उसका बहुत बड़ा फायदा ये कि मुझे वो फिनोमेना बहुत ज्यादा अल्लाह ताला से कनेक्ट करते हैं। इतनी चीजों को कनेक्ट किया हुआ है, तो इनके तो कनेक्शन समझना ही इज क्रिएशन ऑफ। वो फायदा तो अपनी जगह पे रूहानी फायदा तो है, लेकिन मैं उस फायदे से कोई इनोवेटिवली उसको रिकम्बाइन करके कोई यूज कर सकूं, ये डिपेंड करता है कि आप उसको मेजर कर सकते हैं। यानी जितना आपको मैथ आता है, मैथ इज योर लिमिटिंग फैक्टर टू यूटिलाइज साइंस। हाँ, नेचर जितना कर रही है वो तो वो कर ही रही है, लेकिन आप अपने तौर से उसको टेक्नोलॉजी में कितना कन्वर्ट करेंगे, द लिमिटिंग फैक्टर इज मैथमेटिक्स। मैं वो ब्रेक बना नहीं सकता, मुझे पता नहीं है कितनी रगड़ चाहिए तो, और कितना मेरे टायर की सरफेस चाहिए तो, या कितनी जगह पे वो टायर जाके बुर्र बर्न करना शुरू कर देगा। मुझे उसकी हीट की कैपेसिटी के पता तो है कि ये गर्म नहीं होता, लेकिन कितना गर्म नहीं होता, उस रगड़ पे गर्म हो जाएगा या फंस जाएगा। तो ये चीजें एक्सपेरिमेंट से और उसकी मैथमेटिक्स से और उसको मेजर करने से आती है, जिसका कहते हैं यू कैन कंट्रोल व्हाट यू कैन मेजर। तो मेजरमेंट, दैट्स व्हाई द एंटायर थिंग इज एक्चुअली मैथ्स। हम उसके मैथमेटिकल कनेक्शन को देखने में ही सारा एफर्ट और डायमेंशन समझ की कोशिश कर रहे हैं, सॉल्व के उसकी मैथमेटिक्स कुछ समझ आए। फिनोमेना मोटे मोटे समझ आने, लेकिन डबल क्लिक करने का मतलब, उसके अंदर जाने का मतलब, उसकी असल में मैथमेटिक्स ही बनती है, पैटर्न्स उसके। तो अदरवाइज अच्छा, अब दो सवाल हम करें कि ये नेचर में कैसे यूज होती है, इसको हम थोड़ा सा डीपर लेवल पे करेंगे, क्योंकि इससे हमें एकदम सोलर सिस्टम, अर्थ, उसकी मोशंस और वो सारी समझ आना शुरू हो जाएंगी। और दूसरा हम देखेंगे कि इसके ये हम इंसान इसको कितना एक यूज कर रहा है मैन मेड चीजों में, ठीक। और जाहिर ये इन आइसोलेशन भी नहीं है, फिर बाकी चीजें भी इसके साथ साथ ही कर रही हैं। ग्रेविटी किसी भी चीज की है तो उसके अंदर वो बॉडी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बनी है ना, और वो अंदर जो डॉट टाइनी है वो तो न्यूक्लियर के ही बने हैं, लेकिन हम उसकी एक प्रॉपर्टी को एट वन पॉइंट इन टाइम वो ब्लाइंड मैन और हाथी की तरह यूज कर रहे। अब नेचर में बताएं कि बरकां का यूज कर होती है। प्लैनेट्स आपस में, प्लैनेट्स, एक बीज ऐसे और ऐसे जाता है, तो ये आप सोचें कि अगर रैंडमली एक्सक्यूज मी सर, तो कोई 1 इन मिलियन ही होगा जो एग्जैक्ट ऐसे जाए कि वो नीचे उसको पकड़ ले। हेलो ना पड़े होंगे ना। हेलो सर, हर एक बेंड होके नीचे जा रहा है, ये बेंड होके नीचे जाएगा, वो उसकी ओरिएंटेशन उस जट ने डिटरमिन नहीं करने, जो फार्मर है या उस टिलिंग मशीन ने नहीं, वो अल्लाह ने ऑलरेडी उसके अंदर वदियत की हुई है। ये तो हो गई कुदरत और फलाना, लेकिन वो अब हमने डिटरमिन कर लिया कि नहीं नहीं नहीं, उसकी एक शाख जो है ना, उसके अंदर हैवियर एलिमेंट्स हैं विच आर कॉल्ड स्टैटोलिट्स, जिसकी वजह से अब देख रहे इतनी बिलियन ऑफ ग्रेविटी भी यूजेबल है, दूसरी तरफ इतनी कमजोर है, और दूसरी तरफ लेकिन जहां जिस, अब उस कारीगर का सोचें आप कि इस स्टैटोलिथ की वजह से जो भी वो नाइट्रोजन है, ये फलानी है, जो थोड़े से हैवियर केमिकल्स हैं देन द अदर्स, तो उनके छोटे छोटे स्टैटोलिथ का, लिथ का क्या मतलब होता है, पत्थर, यानी कि अल्लाह ताला ने छोटी छोटी दरमियान में कंकरियां रखी हैं ताकि कुछ इट गोज डाउन उस सेल के अंदर। तो स्टैटोलिथ का रूल ग्रेविटी। फिर जो आप कहते हैं हम कि हमारी इवन ह्यूमन बॉडी की शेप, ये ग्रेविटी ऊपर वाला प्रेशर ना डाल रही हो तो वी वुड बी लाइक अ कद्दू, क्योंकि अब वो चारों तरफ से एक पेड़ा है, डो है, तो उसको चारों तरफ से पुश किया है तो हेल्प कम। इसी तरह आप सोचें कि जितनी भी एक जगह है, और फॉर एग्जांपल दिस इज मैं कह रहा हूँ कि ओशन है या सी है या जंगल है, और इधर एक हमने जैसे हीट आइलैंड बना दिए हैं, सड़कें और फलाना, या
तो इधर अब सूरज ने इधर चमकता है तो वो इस जगह को गर्म कर देता है और ये जल्दी गर्म नहीं होती, ठीक है ना। नाउ इट इज वार्मर और दिस इज कूलर, ऐसे है ना। अब जो वार्मर है वो तो उस हीट की वजह से वो ऐसे एक्सपैंड हो गई, ठीक है ना। तो अब ये तो एक्सपैंड नहीं हुई, ये तो उसी तरह भारी है। ये बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह है कि आप वेरी वेरी लाइट बॉल, Excuse me, sir. तो हैवियर बॉल्स और लाइटर बॉल्स को Hello. नीचे से, Excuse क्योंकि me, देखो, sir. तो अब इनका जो वॉइड है वो फिल Hello. करने आले दुआले की हैवियर चीजें आएंगी, तो ऑल योर लोकल विंड फ्लोज Hello. हीट का Excuse एलिमेंट me. उसमें प्रेशर डिफरेंस क्रिएट किसने किया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। लेकिन उसको फिर मूवमेंट कॉज किसने की? ग्रेविटी ने। ग्रेविटी पुशिंग इट डाउन। तो हमें नहीं बताया जाता कि ये लोकल विंड सारी ग्रेविटी की वजह से चल रही होती हैं। और इसी तरह ये जो समुंदर है, समुंदर की जितनी भी मोशंस हैं, समुंदर में हमें पता है कि ये पार्ट इज एक्सपोज्ड टू द सन मोर, इक्वेटर। एग्जैक्टली, टाइड्स। तो टाइड्स आर ऑल ग्रेविटी। अब ये आप देख लें कि ये जो है अब ये वाली जो चीज है ना, इधर गर्म हो जाएगा ये वार्मर, और ये हमें पता है कि ये पोल्स हैं, ये ठंडा हो जाएगा, ये पोल्स हैं, ये ठंडा हो जाएगा। और यहां से अब ये गर्म पानी और ये ठंडा पानी, ठीक। अब ठंडा पानी विल बी स्लाइटली हैवियर और गर्म पानी में भी स्लाइट, हालांकि वो डिफरेंस हो सकता है 1 into 10,000 का हो, लेकिन ये पानी बाहर हैवी होके नीचे रहेगा और ये नीचे से फिर इस गर्म पानी को इधर ऐसे फ्लो करना शुरू कर देगा समुद्र के नीचे से। और ये दो किस्म के वेरिएशन पैदा हो जाती है। एक तो सारे दरिया जो हैं वो बहरहाल इन इलाकों में गिरते हैं, मोस्ट ऑफ द रिवर्स, ठीक। और रिवर्स गिरते 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 अपना साथ नमक लेके आते हैं, ठीक। तो इसलिए द वाटर इज सॉल्टी, ठीक। लेकिन इधर वाला जो रिवर है ना, ये इट इज लेस सॉल्टी देन द इक्वेटर, क्योंकि वहां पे डायरेक्ट ऐसे दरिया कोई नहीं जाके गिरता। तो लेवल ऑफ सॉल्ट मिक्सअप तो होता रहता है, लेकिन लेवल ऑफ सॉल्ट इन द पोल्स इज स्लाइटली लेसर, और वो लगातार मिक्स होते हैं। तो ये एक तो इसको कहते हैं ना, सॉल्ट को हेलाइंस कहते हैं। जैसे हेलाइन डिफरेंस भी है और थर्मो का डिफरेंस भी है, यानी द हीट डिफरेंस एंड द सैलिनिटी डिफरेंस। तो दोनों आर एक्चुअली एक्सप्लॉइटेड बाय द ग्रेविटी, क्योंकि वो सॉल्ट की वजह से जो उसकी डेंसिटी और उसकी डेंसिटी में फर्क है ना, तो वो जिस्म फ्लोडा, वो एक हल्का हो गया और एक बारा हो गया, तो क्या करेगा? प्रॉब्लम, ठीक। तो दूसरा टेम्परेचर की वजह से एक थोड़ा सा वो हो गया, तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं? थर्मोहेलाइन साइकिल। अब थर्मो और हेलाइन तो उसकी रिलेटिव डेंसिटी को कंट्रोल करनी है, लेकिन उस रिलेटिव डेंसिटी की वजह से जो उसको पुश दे रहा है वो कौन दे रहा है? ग्रेविटी। सो ऑल आवर, अब देखें ना, ये हम सुबह भी ये सुन रहे थे कि यहाँ से जो सॉरी आगे चले जाते हैं, इधर से जो एक गल्फ स्ट्रीम जाती है इधर समुंदर में, ये समुंदर में जो ये चीजें चलती हैं इनको कहते हैं ओशन करंट्स, और ये ऊपर से भी जाती हैं और नीचे से आती है। अब ये नीचे से वाली जो आ रही है ना, ये टेम्परेचर वाली है, और ऊपर से जो आ रही है वो इसलिए थर्मो और हेलाइन है, समझ आई? तो ये थर्मो हेलाइन साइकिल्स या साइक्लिक मोशंस के ये जो ओशन करंट्स हैं, ये अब एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना है कि बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वेन्स इन आवर बॉडीज, यानी सारी बॉडी का असल में जो टेम्परेचर किया हुआ है कंट्रोल या रेगुलेट, वो इनने किया हुआ है। तो लेदर हीट तो उधर से आ रही है, लेकिन उसको पुश कौन दे रहा है? हु इज प्लेइंग द रोल ऑफ पंपिंग, जो कि हमारा हार्ट करता है। पंप किधर है? ग्रेविटी। कोई नहीं गल समझेगी, मतलब ग्रेविटी इज द एक्चुअली पंप जो उस सारे को पुश करके, वो सारी एक इसको ऑर्गेनिज्म अगर समझ लें बॉडी को, वो सारा खून चला रहा है, एंड इट कंप्लीट्स ऑलमोस्ट काइंड ऑफ इन 18-19 इयर्स कंप्लीट साइकिल। और अगर ये एक साल में जो ये देती है ना, एक आप कभी इसको, वो सुबह भी एक स्टैटिस्टिक्स हम रास्ते में आते हुए सुन रहे थे, गल्फ स्ट्रीम जितनी हीट देती है इन इलाकों को, वो मेरे ख्याल में कोई उधर से
आने वाली लाखों सालों के बराबर है जो अदरवाइज उन्हें सन से मिलती है। तो ये ना हो तो यूरोप इज नॉट लिवेबल प्लेस, is not a livable place. It's just the Gulf Stream 1 which is making it happen. So वार्मर लाइटर होती है, साइड वाली जो है ना वो भारी होगी ना उससे, तो इट इज वो पुश की वजह से इट इज ट्राइंग टू टेक द स्पेस। एक गैप आ गया ना, वॉइड आ गया, जहां पे गर्मी है वहां पे एक वॉइड आ गया, छोटा सा यानी स्पेसेस आ गई, ठीक, वो लाइट हो गया, वो लाइट हो गया। लेकिन जो इसके साइड वाली है वो हैवी है ना, ग्रेविटी उसको पुल। हाँ तो शेयर तो करने से होगी, ये लॉजिकल जो बात है। ओके सॉरी, आप okay. समझ गए। मैं इसको दोबारा थोड़ा सा कर लेते हैं ना इस तरह, यानी यूज सारा ग्रेविटी का ही, सॉरी क्या हुआ, अब समझे ना, मिसाल के तौर पे ये समुंदर है, ठीक है, और ये लैंड है, ठीक है, ये समुंदर है और ये लैंड है, ठीक। अब सारा दिन लैंड गर्म होती रही, ठीक, ये पानी तो जल्दी से ना गर्म होता है ना ठंडा होता है, इसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, ठीक। अब लैंड जब सारा दिन गर्म होती रही तो यहां पे तो इट इज नाउ रेयरर कंपैरेटिव टू दिस, तो दिस इज नाउ हैवियर डेंसर। तो शाम के बाद क्या होगा कि ये तो गर्म हो चुकी है, तो ये इसे फिल करने ऐसे आ जाएगी पुश करके, ठीक। इसीलिए कराची में और हैदराबाद में रोजाना शाम को, हैदराबाद में तो, कराची में तो चलो फायदा हो जाता है कि वो गंद सारा वो स्प्रेड आउट कर देती है, लेकिन बाय द टाइम वो हैदराबाद पहुंचती है तो इट्स अ क्लीन ब्रीज, मतलब हैदराबाद से खूबसूरत मेरे ख्याल में कहीं भी शाम में नहीं है। इतनी खूबसूरत हवा शाम को आती है, लेडन विद मॉइस्चर, लेकिन नॉट द मॉइस्चर जो कराची में है जो चिपचिप आपको करेगी। वेरी वेरी ब्यूटीफुल। इस हैदराबाद मशहूर है अपनी शामों की ब्रीज के लिए। अब दिन, ये हो गया दिन का फिनोमेना। रात का फिनोमेना देखें। अब रात को इसने तो ठहर जाना है, इट विल गेट कोल्डर। नाउ नाइट टाइम, नाइट टाइम में दिस विल गेट कोल्ड। पानी ने कोल्ड कोई नहीं होना, पानी इतनी छेती ना कोल्ड होने वाला है ना ठंडा होने वाला है, समझ आ गई ना, क्योंकि पानी के जो बॉन्ड्स हैं उनकी हीट कैपेसिटी इतनी ज्यादा है, उसमें भी इसके बेंड होने का रोल है बहुत ज्यादा। बेंड की वजह से इसकी सारी कोई 1 दर्जन प्रॉपर्टीज और सारी उस बेंड को ऐसे करने से खत्म हो जाती है। तो अब रात को क्या हुआ कि दिस हैज बिकम कूलर एंड दिस हैज बिकम ओथी खड़ा है, असल में ओथी खड़ा होता है, ठीक है ना। पानी का तो 1 डिग्री ऊपर हो जाए तो लाइफ इज गॉन, 1 डिग्री नीचे हो जाए आइस एज ओवरऑल जितना इकट्ठा हुआ है, ठीक है ना। तो लिहाजा तो नाइट टाइम में तो फिर वो डे टाइम में फिर इधर की हवा चलना शुरू हो जाती है, तो इसीलिए वो उस इलाकों में लोकल ब्रीजेस चलती ही रहती हैं। एक होती है ये, एक और एक ग्लोबल विंड्स होती है। ग्लोबल विंड्स जो होती है ना वो ऐसे नहीं होती, तो अच्छा है हमने इन्वायरमेंट के छोटा। ग्लोबल विंड्स इसलिए इस तरह होती हैं कि हवा का एक जो लेयर ऊपर खड़ा हुआ है, जिसको जरा ज्यादा बना लेते हैं तो वो बहुत थिन, थिन का मतलब है कि इट इज 20 किलोमीटर आउट ऑफ 6000, ठीक है ना। टोटल 6600 किलोमीटर है हमारी डेप्थ, ठीक है ना। तो ये 20 किलोमीटर है, तो ये कितना बना 1 into 300 400 समथिंग बना, 6600 है तो उसका तो 1/700 तो कोई बहुत ज्यादा उसकी, यानी कि वो अनियन की वो रेशियो से थोड़ी सी कम रेशियो है इसकी। अनियन की ऊपर वाली लेयर कोई 700 लेयर नहीं होती, उसकी कोई करें भी तो आप एक कागज दूसरा बुक के पेजेस भी ले लें तो 500 पेज पे इतनी मोटी बुक हो जाती है, समझ गया ना। तो अनियन की लेयर से भी थोड़ी सी थिन है क्रस्ट, और ये मिला के एक अनियन की ऊपर वाली लेयर है, बाकी तो रियल इज दिस। तो ये इसीलिए ये बताने का एक मकसद ये भी था
कि असल वेदर फॉर्मेशन समुद्र में हो रही है, ऊपर जो बाहर वेदर फॉर्मेशन वो उसका इफेक्ट है। पानी का टेम्परेचर चेंज नहीं होता, लेकिन सर्दियों में और गर्मियों में तो समंदर का टेम्परेचर फर्क नहीं, टच करने से लगता है। हमें लगता है रिलेटिवली, हमें इसीलिए लगता है कि ये जो पिंड का जो नलका है ना, वो जो गर्मियों में बहुत ही ठंडा पानी देता है, लेकिन सर्दियों में ना वो फ्रेश वाटर निकालें तो उसे नहाया भी जा सकता है। सेम टेम्परेचर बोथ वेज, क्योंकि इतनी बड़ी जमीन की जो 100 फुट की इंसुलेशन लेयर है, उसकी वजह से ना तो वो गर्म होता है ना ठंडा होता है, वो सेम टेम्परेचर पे होता है। वो हमारी वैसे सेंसेस का मसला है। समुद्र का पानी रिमेन सेम टेम्परेचर। दूध पे तो गर्म फील होता है, थोड़ा सा करता भी हो लेकिन होता नहीं है धूप में कोई गर्म। हाँ नहीं, वो देवची नु गर्म करना बड़ा औखा है, मतलब हमने कर दिया, 200 साल लगे, थोड़ा सा पॉइंट भी होगा, मुश्किल होता है। तो ये लोकल विंड्स का ये फिनोमिना है, द ग्रेविटी इज प्लेइंग द रोल। जो बिगर विंड्स हैं उनका ये फिनोमिना है, जिस विंड को सेल्स एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं, जिस विंड को जहाज एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं या अब नहीं कर रहे होते, अब तो गो व्हाटएवर, तो उसमें रिलेटिव मोशन का फिनोमिना। अब ये ऐसे तेजी से चल रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ का जो है ये इसका तो सारा डिस्टेंस ही फर्क करो, मैं कहता 100 किलोमीटर है, ऐसे ही है ना। इसका डिस्टेंस है सर, इसका डिस्टेंस है 45,000 किलोमीटर इन 1 आवर, इन 1 चक्कर। तो जितनी देर में इसने 45,000 चक्कर लगाने हैं, इसने 100 किलोमीटर के चक्कर लगाने हैं, और यहाँ पे जो दरमियान में है वो 10,000 किलोमीटर चक्कर लगाएगी और ये 30,000 किलोमीटर चक्कर लगाएगी। समझ आ गई बात? तो जब नीचे अंदर वाला गोला ऐसे घूमेगा तो वो हवा उतनी तेजी से तो साथ नहीं घूम सकती ना, क्योंकि ऐसे कोई लोहे के साथ टाइड अप तो नहीं है। तो उनकी रिलेटिव मोशन की वजह से ऊपर वाली विंड इज कॉन्स्टेंटली बीइंग पुश्ड बैक। तो लगातार यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि ऐसे हवाएं चल रही हैं, और इधर लगातार ऐसे हवाएं चल रही हैं, और इधर लगातार फिर ऐसे हवाएं चल रही हैं, बिकॉज ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द अर्थ एंड द एटमॉस्फेरिक बेल्ट। क्योंकि वो उसके साथ इस तरह लोहे की तरह टाइड अप तो नहीं है ना, इज ट्राइंग टू बी विद बट इट लैग्स बिहाइंड। व्हाई इट लैग्स बिहाइंड? क्योंकि ये वाला उससे तेज है, समझ गए ना बात? तो सेंटर में इज गोइंग फास्टर, और ऊपर वाला क्योंकि उसने छोटा सा चक्कर लगाना है और उसने बहुत बड़ा चक्कर लगाना है। तो ग्लोबल विंड सारी इसी तरह चलती हैं, और तो दे आर बिग टाइम मिक्सर विंड के लेवल पे। वो इसमें प्रोजेक्ट अपने छोटे छोटे करने हो तो थोड़े से बच्चे को कहें कि हॉर्स विंड्स क्या होती हैं, तो पता चलेगा कि अच्छा पुराने जमाने में इसीलिए उस इलाके में हॉर्सेस और वो लेके जाते थे और उसको एक्सप्लॉइट करते थे। ट्रेड विंड्स क्या होती हैं, तो फिर पता चलेगा अच्छा पुराने जमाने में जो सारे ट्रेड रूट्स होते थे तो वो अपने सेल्स को ऐसे लगाते थे, उन्हें पता होता था कि उधर जाएंगे तो विंड को यूज करते हुए जाएंगे। तो ये विंड्स, और कुछ लोकल विंड्स भी होती हैं, लोकल एंड रीजनल कह लें कि जैसे मानसून की है। तो ये रीजनल फिनोमिना में हमें एक किस्म का मानसून के फिनोमिना पे, मानसून का लफ्ज भी मौसम से आया है, कुछ सिमिलरिटी लगती भी है ना दिखाएं तो फिर कभी भी नहीं लगती, फिर सारी उम्र मानसून ही रहती। तो वो स्टडी के तौर पे आप ले लें कि अच्छा एक पहाड़ अल्लाह ताला ने खड़ा किया हुआ है, और कैसे वो टकरा के और वो फिनोमेना बनता है। कोई चीज हवा में घूमती है तो फ्रिक्शन कॉज करती है। Of course, there is air drag, we call it. Can we say कि जो अर्थ स्पेस में घूम रही है causing friction? हाँ, of course, एक इनर्शिया है ना, वो उसके साथ जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये वाली बेल्ट 45 से जा रही है, वो वाली बेल्ट साथ ही 43 से जा रही है। फ्रिक्शन भी उसमें कॉज होती है, लेकिन लैगिंग बिहाइंड असल फिनोमिना है ना, कि अगर उसको देखें ना तो यहाँ से वो लगातार एट एवरी 100 फीट अर्थ की तो भारत स्पीड फ्रॉम 0 to 45,000 का ग्रेडियंट है ना, तो वो जितनी तेज ये बेल्ट है वो परली बेल्ट लैटिट्यूड वाइज उतनी तेज नहीं है, वो उतनी तेज नहीं है, वो उतनी तेज नहीं है। तो हर बेल्ट पे जो डिफरेंस है दैट्स कॉजिंग कंटिन्यूअस विंड्स। अगर अर्थ हरकत ना कर रही हो, फर्ज करें इट्स नॉट स्पिनिंग, तो ग्लोबल विंड्स नहीं होंगी, रीजनल और लोकल विंड्स फिर भी होंगी। रीजनल लोकल विंड तो सिर्फ प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्रिएट होता है।
दे आर एक्सप्लॉइटिंग। ये जो ग्लोबल विंड्स है ये उसी बैंड का मतलब उसी बैंड वो उसी बैंड। इसका बात को ये छोटी छोटी चीजें, ये मतलब हम जस्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स कर रहे हैं कि ये असल में वेदर फॉर्मेशन का बिल्डिंग ब्लॉक असल ओशन है, ओशियानिक करंट्स, ठीक, ग्लोबल विंड्स, डे टू डे लोकल विंड्स जो बन रही हैं, और छोटी सी लोकल से बड़ी रीजनल विंड्स जो कि पूरा साउथ एशिया जो है ना, गल्फ गर्म हो। जैसे वेरी कंट्रीज फॉर इंस्टेंस साउथ एशियन वाले कंट्री, तो वहाँ पे तो समंदर है, गर्मी भी शदीद है, लेकिन हवा नहीं होती। हाँ, फिर वो डिस्टेंस इतना ज्यादा हो जाए ना, तो वो हवा आते आते वहां पे। हाँ। अच्छा, वॉइस समबडी, अच्छा कितने, सॉरी, एक को टन क्यों नहीं है, होए सी आई नो इट शायद। अच्छा ओके, हम अब ये देखें ग्लोबल विंड्स, आप देख रहे हैं उसी पैटर्न में वो जिस बैंड में वो लैटिट्यूड में हैं उसी लैटिट्यूड में है। व्हाट, यानी इनको डिफाइन टेम्परेचर डिफरेंस नहीं करता, इनको डिफाइन जमीन की मोशन करती है, बट देन इट इज ऑफ कोर्स इनका फ्लो इज इंटरप्टेड बाय, पहाड़ भी हैं, टेरेन भी हैं, और फिर इतना बड़ा सहारा आ जाए और इतना गर्म खड़ा हुआ है, सहारा में आपको पता है हैंगिंग रेंज भी आती है, यानी ऊपर से है आती है बारिश और रास्ते में आते आती थल्ले में देखकर तो आ रही है लेकिन आ नहीं रही, हैंगिंग डेजर्ट्स पे। हमारी सेंसेशन ये होती है कि बहुत हाफ से आई डोंट रियली फील द विंड, मतलब जैसे मैं आता से देखती हूँ कि मैं दमाग में रह चुकी हूँ, और मतलब लिटरली वेरी क्लोज टू द सी, दमाग सी के पास है ना, इट्स वेरी क्लोज, वेरी क्लोज, कभी हवा नहीं चलती, कभी ये चीजें ना करती। दमाग में तो इज इट आल्सो लाइक समथिंग टू डू विद द डेजर्ट्स? ये एक किस्म का फिर वो लोकल फिनोमिना हो जाते हैं कि वहां पे पॉकेट कैसे, इसको कहते हैं एयर मैस बनती कैसे है, द फिनोमिना इज कॉल्ड एयर मैस, कि वहां पे जो एयर मैस बनती है और उसके आले दुआले जो एयर मैस बनती है, तो उनका इंटरेक्शन कैसे होता है, वो एयर मैसेज भी बहुत बड़ी बड़ी बन जाती है। जैसे मैं ना मुजफ्फराबाद और अपने इस्लामाबाद को कंपेयर करती हूँ, दोनों का टेंपरेचर मोर लेस बराबर होता है, बट इट द फीलिंग इज टोटली इन जुलाई इट्स सो मच हब्स, क्योंकि वहाँ दो दरिया बहते हैं। हाँ हाँ हाँ, जबकि आप इस्लामाबाद में आए तो उसी टेंपरेचर पे यू नॉट अनकंफर्टेबल, लेकिन वो यार मई में वहाँ पे जाते हैं ना, तो ह्यूमिडिटी एट दैट टेंपरेचर इट्स सच अ गुड सेंसेशन, कहते हैं यार ये बहुत अच्छा मौसम है, और इस्लामाबाद में आप अच्छा मौसम करते हो। हालांकि टेंपरेचर अगर आप उस पे देखते हैं ना, हाँ दोनों स्केल पे उतना बराबर सेम और सेम, आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ सेंसेशन। हम ग्रेविटी पे थोड़ा सा आगे जाना चाहते हैं ताकि फिर, लेकिन तुम जैसा रहने रोला देखे ना, ग्रेविटी इतनी छोटी नहीं हैगी कि वो, यानी को अल्लाह ताला के काम सारे ही ऐसे हैं, हमें तो मोटे मोटे भी समझ नहीं आते कि जैसे मिसाल हमें तो पता है, जैसे अर्थ का थोड़ा सा टिल्ट एक दे के इतनी ह्यूज वेरिएशन क्रिएट की हुई है, यानी कि हमारे जो इतने मुख्तलिफ हैं कलर्स हैं हमारे मुख्तलिफ, और मुख्तलिफ जगह पे मौसमों की जो वेरिएशन है कि मैं गर्मी भी महसूस करता हूँ, सर्दी भी महसूस करता हूँ, फलाना सारे महसूस करता हूँ, और कुछ लोग हैं अब ये अपनी अपनी आजमाइश है कि कुछ है उन्हें ज्यादातर गर्मी में रहना पड़ता है, मौसम मिलते नहीं, कुछ को पूरा दिन नहीं मिलता, कुछ को पूरी नाइट ही नहीं मिलती, तो उन्होंने तो वो तो मेरे ख्याल में अगले दिन हम नॉर्वे का सोच रहे थे कि वो कह रहे थे पूरी मिडनाइट होगी, तो हर शय नजर आ रही थी वो अगर इधर आ जाए वो जी मिडनाइट देखे वो बंदा, तो उन्हें डर जाना, नस पे ना किधर खोडी बार जाना तो या यहाँ का बंदा जाके वहां देखे कि मिडनाइट होगी तो उसे नींद ही नहीं आती। मतलब हम ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने गए तो जबरदस्ती यार हम ना रात होगी 10 बज गए हैं, मतलब ऑस्ट्रेलिया की नीचे वाली चोंड पे, तो ट्वाइलाइट सारा दिन खड़ी रहती,
तो उस तरफ से अपने हिसाब में घड़ी के हिसाब में लुटना है, तो अपने लूवर्स आपने ऐसे रखे हुए हैं कि बंद हो जाएं, क्योंकि बहरहाल आपके तो आई डिटेक्टर्स, लाइट डिटेक्टर्स अपनी जगह पे हैं, हो सकता है वहां के डिटेक्टर्स भी थोड़े से अल्लाह ताला ट्यून कर देता हो, जैसे तरह जहां जितनी जितनी लाइट है उसी हिसाब से हमारे स्किन कलर्स हैं। आप कभी मतलब मैंने तो जिंदगी में बहुत लेट बच्चों को पढ़ाते हुए देखा, लेकिन यूं ही आप ह्यूमन स्किन कलर का मैप देखते हैं तो अब ये तुम्हें पता है ना कि स्किन में अंदर वो मेलानिन होता है, यानी कि रे बैंड, हर सेल ने एक छोटी सी ऐनक पहनी हुई है कि रेज आर नॉट अलाउड प्लीज, ठीक। तो वो फिर हम इसको अब देखिए, ये है स्किन कलर मैप, हमने इसको बनाया हुआ है अपनी ऊंच नीच का जरिया, जबकि एक्चुअली ये अल्लाह ताला की रहमत का, और वो था आई डोंट नो, आई एम नॉट एबल टू, सॉरी, ये जो दरम्यान में आ जाती हैं चीजें, ओके, और कर लेते हैं, ये कर लेते हैं विकी वाला, ठीक है मैम, विकी हमें इजाजत देना, व्हाट हैपेंड, अच्छा मे बी दैट फाइल इज नो लॉन्गर अवेलेबल। तो अब लेकिन आपको बात समझ आ गई है ना कि वो अच्छा ये चलता था, लेकिन इसने हमें कुछ माइंड कर दिया, तो हम इसकी वैसे ही स्क्रीन काबू कर लेते हैं। मुझे तो ये मैप किसी ने नहीं दिखाया, मतलब 16 साल में। तो ये जो है ना, ये रहमत का बायस था कि लोग they will die with cancer in less than a year, अगर ये मेलानिन को प्रोटेक्ट ना कर रहा हो अफ्रीकन को, because you are directly exposed to sun, right? और वो तो आपका डीएनए ब्रेक कर देता है, सिंपल, जस्ट ब्रेक्स योर डीएनए एट सर्टेन प्लेसेस, और वो जाहिर है वो दूसरा फिर वो डिफॉर्मिटीज आ जाती हैं, कैंसर इज स्टिल नॉट अंडरस्टूड फिनोमेना। तो हमने इसको तमीज के लिए बनाया हुआ था, और उसके लिए बनाया हुआ था कि यार वो तो काला है और उसकी नक पीनी है, और उसका नक पीनी हैज अ फिनोमेना बिहाइंड इट, यू नेवर नो, आई मीन अगर वो सारी रेसेस इस तरह हैं, अल्लाह ताला कोई शय बगैर मकसद के थोड़ी पैदा की है कि किसी की आंखें ऐसे हैं तो डज इट मीन के नहीं, आपको ज्यादा पता था कदों दा 100 साल तो ज्यादा हमारी किताबें तकरीबन 80 एक साल पुरानी, 50 to 70 ये तो सारी ऑब्सोलीट है, उनकी अपडेशन इसमें नहीं है। अगर कोई चीज आ भी जाए ना तो उसको टीचर लगाते हैं, इम्पोर्टेंट पढ़ना है। हाँ ये बात है। मैंने अपनी भाई की तस्वीर लेके भेजी थी, मेरी भाई को बायोलॉजी की बुक थी, जिसमें मेरी टीचर है ना जावेट्स में लिखा हुआ था कोरोना वायरसेस नहीं पढ़ना है, नॉट इम्पोर्टेंट। लेकिन इस बहाने भी पढ़ लेना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा। वैसे मैं बताता हूँ, इससे मुझे लतीफा याद आ गया, क्योंकि सीरियस माहौल हो गया तो कुछ लतीफा, फिर वी स्विच द टॉपिक टू हाउ ग्रेविटी वर्क्स इन सोलर सिस्टम एंड अर्थ, ताकि हम थोड़ा सा मैं जूम इन करें। वो ये था कि एक टीचर ने हमें कहा, जो हमारा 16 साल में मेरे ख्याल में 2 ही टीचर आए, बाकी सारे आए डिस्पाइट देम वी लर्न, और 2 आए ड्यू टू देम वी लर्न, और ये दुनिया में तकरीबन स्टैंडर्ड है। किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर पूरी फैकल्टी में 2 एक टीचर है ना, ड्यू टू देम यू लर्न, तो इसका मतलब अच्छी यूनिवर्सिटी है। बाकी 16 ऐसे ही मिलेंगे डिस्पाइट देम यू लर्न, व्हिच अदरवाइज प्रूव्स कि वो लर्निंग असल में मेरे अंदर वैसे ही थी। तो लेकिन वो 2 का इम्पैक्ट, उनमें से एक, उन 2 में से एक जो था, एक वाज अ वेरी गुड स्टोरी टेलर, मतलब स्टोरी टेलर से मुराद है कि हमें सुलेमान अलैहिस्सलाम की स्टोरी, सबा मलका सबा की स्टोरी, फलाना स्टोरी, तो जदों पीरियड खाली हुंदा सी ना, तो सो खान शरीफ साहब को बुला के लाते, एवरीबॉडी वाज रशिंग के वो वेले तो नहीं बैठे, या उनको कहते थे कि सर हम भी आपकी क्लास में बैठ जाएं आके, तो सारी की सारी क्लास उनकी क्लास के साथ मर्ज हो जाती, क्योंकि वो स्टोरी के अलावा कम ही कोई नहीं करते। टीचर उर्दू के थे, लेकिन एक ही उनका काम था, एक स्टोरी शुरू कर देनी है, और वो बड़ी डेप्थ में उन्हें आती होती थी, बड़ी डेप्थ में, सख्त डेप्थ में। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम मलका सबा वाली स्टोरी हमें बड़े टिका के उन्होंने सुनाई। उसके अलावा फिर अच्छे टीचर यूनिवर्सिटी में एक ही मिले, तो उनका नाम था करम इलाही दुर्रानी, के ई दुर्रानी, तो जिनकी क्लास का इंतजार होता था, बाकी सारे तुक तगड़ी होती।
तो वो जो वो कहते हैं कि बच्चे थानू चाहिए याद कोई नहीं, लेकिन मैं तो याद करने का एक तरीका दसता वैसे बता रहा हूँ मजाकन, लेकिन इट मे वर्क आल्सो कि कायदे आज़म दे 14 नुकात तो देखो कायदे आज़म भी नहीं सी याद पूछना लिख के वखा उन्हें कोई आज चौथे पंजे बाद फिर वही आ जाता है कि सियासी दौर पे ये होगा, तालीमी दौर क्या तो लिखे से वही समझ की सी। लेकिन तुसी इस तरह करना है कि 14 ने ना तुसी इस तरह करना है कि यार ए 4 तो मैं लाजमी याद करना है, क्योंकि आने ने तो कब तो 4 पे लिखे हो ना, इसलिए पढ़ ले, और नीचे से 3-4 आपने पढ़ लेने हैं कि ये याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन पढ़ लेने दें कि ये वो हैं जो, और हमें दीन का भी आजादी होगी अगर लिखा हुआ है तो ये इसलिए पढ़ने हैं कि मैंने नहीं याद करने, ठीक है ना, ये इसलिए पढ़ने हैं कि मैंने याद किया तो मैं इसी तरह लिख के आने हैं। दरमियान वाले को याद आ गया तो ठीक है, ना फिर भी ठीक है, लेकिन तुम बस 14 पूरे करके ही आओगे। तो ये हमें तो ये तरीका बताया गया था, क्योंकि वो 14 तो ना टीचर को आते हैं ना टीचर 1-to-1 मैच करना तो उनको टाइम है, उन्हें तो 14 पूरे करने हैं। तो लिहाजा पूरे आखिर में मुझे कुछ समझ आ जाएगा कि अकलियतों के बारे में कोई बात की थी आखिरी जो नहीं याद करने। आई मीन अब साफ उससे मैं वो निकालूं कि थोड़ी थोड़ी कैटेगराइजेशन बना लेने से भी चीजें क्लब करने से, अच्छा ये उधर है ये उधर है ये उधर है, क्लासिफाई करने से भी आसान हो जाती है कि चलो उस पांडे दी उस सेट की कोई चीज तो याद हो जाएगी ना, एनालॉजीज बना लेने से याद हो जाती है। वरना इसमें जो लैंडमार्क किताब है, इस पहले द सेशन करेंगे, वो आपको मैं कई दफा बता चुका हूँ, हाउ टू मून वॉकिंग विद आइंस्टाइन। ये मून वॉकिंग विद आइंस्टाइन इसमें दुनिया की आखिरी किताब है। बाकी एक बात जो वैसे अब यहाँ पे करनी नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि ये टॉपिक से हट जाते हैं फिर anything which is repeated in 1 to 2 days, in 7 to 10 days, in 30 to 40 days, and then in a season becomes 80% of those, 90% of those become part of your long-term memory. It's like a walking on a grass, और तो अपना असर छोड़ जाती है, कोई न्यूरो कनेक्शन बनते हैं टूटते हैं फिर वो बन जाते हैं। We don't know exactly memory works. ये इसमें जो बड़ा बंदा था उसका नाम था एबिंगस, वो अपनी कैटेगरी में आइंस्टाइन या जो आज के दौर में प्रोफेसर क्या the one who had 38 PhDs honorary, Noam Chomsky, he is the Noam Chomsky of his category। पुराने जमाने में कहते थे वो अपने दौर का बहकी है, वो तो बहकी दौरा है। अलामा बहकी का या इमाम बहकी का जिक्र आया थोड़ा सा, आप कसम खा के कहते नहीं आया, ठीक है, जिसके बारे में जरबुल मिसल के तौर पे मशहूर हो कि वो तो बहकी दौरा है, उसके को 2 लाइनें ना मिले तो दैट मींस यू वांट टू कनेक्ट विद द पीपल। शहाब ज़ुहरी, मैंने तो बाद में नाम सुना जब बच्चों के वहां, जिसके बारे में मतलब बड़े बड़े लोगों से पूछा गया कि आपने जब फिर खाना का पहली दफा देखा तो क्या दुआ मांगी, तो कहते मैंने दुआ मांगी या अल्लाह मुझे भी इमाम ज़ुहरी जैसा दे दे। ऐसा भी हुआ है। तो वो जिनको वो स्टेचर समझते थे कि दे आर द कैंडल्स, हमारे कोर्सेज में उनके नाम भी नहीं। साइंसदानों के नहीं है, हमने कितने साइंसदानों से इंस्पायर किया, अब टाइम नहीं है कि मैं साइंसदानों की आपको छोटी छोटी स्टोरी सुनाऊं, लेकिन ये एबिंगस उसी तरह उन्हीं बड़े बंदों में से है कि ये फॉरगेटिंग कर्व में एबिंगस का फॉरगेटिंग कर्व ये है कि चीजें ऐसे भूलती हैं, फिर उनको रिफ्रेश करें, फिर भूलती हैं, फिर रिफ्रेश करें, फिर भूलती हैं, लेकिन द बेस्ट वे कि वो अब ये है 1 to 2 days, 7 to 10 days and 30 to 40 days and it's about ये मेरी अपनॉलेज कि ये बिल्कुल इसी तरह है कि 1 day, 1 week, 1 month, 1 season। ये अल्लाह ताला ने क्या पहले बना के नहीं दिए? कितने नेचर के रिदम है नॉर्मल, कि इन रिदम्स को आप एक्सप्लॉइट करें। कि कोई भी आपने एक दफा आपको ये पढ़ने में तो हो सकता है मतलब लगा हो समझने में काफी टाइम, लेकिन यूं ही आपने 2 दिन के बाद थोड़ा सा भी इसको रिव्यू करा ना, आपको याद है वो हुआ था बस आपने समझो कि इस फॉरगेटिंग कर को फिर इधर चाट, फिर आपने हफ्ते के बाद जो 1-2 चीजें पढ़ी हैं फिर उनको कंबाइन करके फिर कोई चीज बता दी ना, और फिर एक मतलब और फिर आपने महीने के बाद जो एक टेस्ट लेना था या चेक पॉइंट या कोई छोटी सी काम करवाना था, उसमें वो 2-3 चीजों को मिक्स कर दिया और उसके भी तज़किरा हुआ है, किसी बहाने आपने वो मूवी दे दी फलाना, और फिर इन अ सीजन्स टाइम तो
ये अब हमारी इस वर्कशॉप में भी इसीलिए मैंने तो काफी कोशिश की कि वो स्पेस्ड आउट वाली हो, लेकिन वो फिर बहरहाल खुद ही को मैनेज नहीं कर सकी। ये एबिंगस की स्टडीज में और रिसर्च में ये हुआ कि लोगों ने 3 दिन वर्कशॉप अटेंड की या 4 दिन रिग्रेस इंटेंसिव, और जब 8 से 10 साल के बाद, इसलिए ये स्टडी जो है ना उनका इम्पैक्ट होता है कि उन्होंने बहुत डायमेंशनल स्टडी की हुई है और 25 साल लगाए हैं स्टडी, और तो पता चला कि 80 से 90% लोगों को याद भी नहीं था कि दे अटेंडेड समथिंग। अब अपने यूनिवर्सिटी में देख लें कि कितने प्रोफेसरों के लेक्चर याद है। मतलब मैं CSS एकेडमी में रहा फॉर 1 ईयर, उसके बाद मैं 18 से 19 ग्रेड 20 ग्रेड वाली ट्रेनिंग में रहा फॉर 6 मंथ्स। मुझे एक दिन भी याद नहीं है कि कौन बंदा क्या बात करके गया था, एक दिन भी याद नहीं। मुझे ये याद है कि एक दिन अल्लामा ताहिरुल कादरी आए थे, तो उन्होंने एक तकरीर की थी, तो उन्होंने अब जो है ना वो अपनी एम्ब्रियोलॉजी और कुरान और इन चीजों का कुछ जिक्र किया था। और थोड़ा सा याद है, एक वो खातून आई थी, वो जो HR की नहीं थी, सॉरी ह्यूमन राइट्स पे बड़ी काम करती थी, आसमा जहांगीर, तो उसको हमने लात मार के स्टेज से उतारा था, क्योंकि बात ही आप शुरू से ही ऐसी कर रहे थे, या इधर गलत बातें करते हैं ना, मतलब सीधी सीधी दीन से हटाने वाली। या इसमें एक दफा परवेज हूद भाई साहब आए थे और उन्होंने 2-3 मजहबी मदरसों को तस्वीरें दिखाई और कहा कि अब ये भी तरक्की करेंगे, और उन्होंने स्कार्फ पहने हुए अलहुदा की तस्वीर दिखाई। आई स्टूड अप, मैंने कहा सर ये नाई की दुकान वाली रिसर्च हमें पहले पता है, प्लीज गेट डाउन। उनकी आंखों में तो आंसू थे और मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि मैं बेइज्जती की, बट बहरहाल उसमें मुझे उन्होंने कहा कि भाई आप ट्रेनिंग से फारेग, ठीक है, फॉर इट, बट हाउ कम आप एक नाई की दुकान वाली रिसर्च में, हाउ आर यू गोइंग टू प्रूव कि ये अल हुदा जो है दे आर नॉट मेकिंग एनी कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी एंड यू आर मेकिंग। आप अपनी बात करो ना, आप फिजिक्स के सियाने हैं ना, कि आपने फिजिक्स में क्या किया, अपनी कंट्रीब्यूशन बताओ। व्हाई आर यू टेलिंग कि वो जो लड़कियां, एक क्राउड आपने दिखाया कि उन्होंने स्कार्फ पहना हुआ है तो उनकी अकल पे भी पर्दा आ गया। आपने अपना सेंटेंस देखा है कि अब इन कौमों ने तरक्की करनी है, दिस वाज द सेंटेंस, सिंपली रिडिक्यूल। बट तो यही हुआ कि सेशन उस दिन खत्म हो गया, मैं इस पेशावर में था, मैं घर आ गया और मैं तो ठीक है, व्हाट कैन यू डू यार, मैं आप सारे मिलकर भी मेरा कुछ नहीं कर सकते। तीसरे दिन आगे, नहीं सॉरी आप ज्वाइन कर, इतनी बात होती है। आप डर गए तो ठीक है, वो अंदर डर गए तो डर गए, ना डरे तो समझे। मतलब चोरों के भी कोई होती है अपनी दूसरा, अब क्योंकि उन्हें पता था कि मैंने लिख के ये बात दी कि ही ridiculed it and like this, तो people will drag you from your places, क्योंकि यहाँ पे मजहबी कुव्वतें वैसे भी जाहिलों की हैं, यहाँ पे तो वैसे ही अरबी लिखी हो तो लोग रोला पा देते हैं, तो इश्यू सेंसिटिव भी है थोड़ा सा। तो बट ये ओपनली रिडिक्यूल करते हैं, लेकिन जब इन्हें कहा नहीं जाता तो ऑफ कोर्स देन दे वो वॉक ओवर ले लेते हैं। आसमा जहांगीर ने ओपनली रिडिक्यूल किया था, लेकिन DG वाज इंटेलिजेंट इनफ, उसने क्या बीबी उन्हें उतर जाए, and she simply walked out and uninterrupted he continued with that। मेरा नहीं ख्याल है उसके गेट तक कोई छोड़ने भी गया है। Our session was there in 96। हूद भाई का was in 2010। उसके बाद अब हूद भाई CSS एकेडमी में जाएं for next 40 years, सोच समझ के और मुंह धो के जाएंगे। एक भी उल्लू का पट्टा कोई आ गया, हाँ आप वॉर कॉलेज में, फौजियों के कॉलेज में जा सकते हैं, क्योंकि वहां पे तो प्रैग्मेटिस्ट बैठे हैं, मसलहत पसंद लोग, ये चीजें है ना आनी चाहिए, पता होनी चाहिए। एक होता है असूल पसंदी, कि मैंने तो भाई प्रिंसिपल के साथ जिंदगी गुजारनी। एक होता है मसलहत पसंदी, मसलहत पसंदी को इंग्लिश में कहते हैं प्रैग्मेटिज्म या प्रैग्मेटिक अप्रोच। ये फलसफे में गाली है कि मुझे फिट आए मैं वो कर लेता हूँ। ये लिखा होता है ना, you made a very pragmatic decision। असल चीज जो हम करना चाहते हैं बच्चे में कि उसे असूल का पता हो,
लेकिन असूल किस दर्जे में कितना कब इस्तेमाल करना है और कब हाथ काटना नहीं बनता कि हालात ऐसे हैं और कब फलाना, इसको कहते हैं हिकमत। कि असूल कब किस दर्जे में इस्तेमाल करना, ये हिकमत है। अब बाद बात चीजें समझ नहीं आती, उनके अपोजिट से समझ आती। अब प्रेगमेटिज्म का उलट वाला क्या है? आइडियलिज्म। अब समझ आ गई कि नहीं यार वो तो आइडियल्स पे रहता है, नहीं नहीं नहीं, वो प्रेगमेटिज्म पे रहता है। तो वी आर मोस्टली प्रेगमैटिक। हमारी तकरीबन अनरिटन ये बात है कि 21 से 22 ग्रेड में अफसर ने जाना है तो ही शुड बी प्रेगमैटिक। वो फिर उसमें वो आइडियलिज्म नहीं होना चाहिए कि कहते नहीं नो सर, नो सर वाला should go somewhere in the parking lot and then disappear. नहीं, it's no, it's no. लेकिन कुछ लोग बहरहाल स्टे करते हैं क्योंकि वो अनचैलेंजेबल भी होते हैं, रहते हैं, और एक सिस्टम तो अल्लाह ताला चला रहा है। लेकिन हर जगह पे आपको अच्छे लोग मिलेंगे और पता चलता है कि यार जो आपकी काम की जरूरत है उन्हीं को बुलाना पड़ता है, वो भी हैं। एक्सप्लॉयटर्स थोड़े से ज्यादा हैं, और ये इसीलिए महकमों को मैं कहता हूँ शिकारगाहें। तो ओवरऑल ये शिकारगाहें हैं। दरमियान में छोटे छोटे कुछ लोग हैं जो बेचारे सारी रात मेहनत करके और अपने आंखें रात जगह करके कुछ ना कुछ उसमें सैनिटी इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो हर जगह पे आपको मिल जाएंगे, लेकिन वो क्रिटिकल मैस कभी बन जाता कभी नहीं बनता। जैसे हम समझते हैं कि इस्लामाबाद का ट्रैफिक पुलिस का निजाम अच्छा ही है ना, आपके पास मिसाल के तौर पे नहीं भी है, तंग नहीं करते आपको, या मोटरवे पे आप वायलेट नहीं करते तो आपको खाम खाम तंग कोई नहीं करता। लेकिन पंजाब पुलिस नहीं हो सकता कि तुम नाम ही करो थे क्योंकि हम खुद भुगते रहते हैं ना, मतलब इंसानियत के मुंह पे तमाचा है पंजाब पुलिस। पंजाब पुलिस इक्वली रॉटन है, बल्कि रॉटन इज नॉट द वर्ड फॉर देम। रॉटन तो मैं अगले दिन अपने जर्मन को कह रहा था कि जर्मन ने कहा कि यार आवर पीपल 75 यूज अ लॉट ऑफ, कहता नहीं नहीं नहीं, रॉटन इज यूजेबल, रॉटन हैज अ लॉट ऑफ फर्टिलाइजर वैल्यू। मेरा अपना मतलब हमें तो ये करना ही नहीं चाहिए। अब तो खैर वहां पे क्या हो रहा है हालात, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है हम तो यूनिवर्सिटी में को हम बहुत अमीर नहीं होते थे, तो एक मोटरसाइकिल अब्बा जी ने लेके दे दी और ट्यूशन पढ़ाते थे। जब ट्यूशन पढ़ा मीनार पाकिस्तान से गुजरा, मुझे रोक लिया। मैंने कहा क्यों रोका? मैंने आपको आपको कार्ड भी दिखाया है, मेरे पास वो भी है, फलाना भी है, फलाना। नहीं यार 100 रुपए दे के जाना। 100 रुपए दे के जाना। फिर क्योंकि एतराज तो आप कहीं कर सकते हैं ना, कि नहीं मतलब वो जो आपके पिछले ये जो आपका नहीं लगा हुआ है। सेम हैपेंड इन गुलबर्ग वन टाइम, सेम हैपेंड दिस। क्योंकि पंजाब पुलिस यही वो पंजाब पुलिस जो रंजीत सिंह के दौर में एक खातून आ गई और उसने कहा कि शुरतों ने मुझे तंग किया है, आपके शुरतों ने। अब आई डोंट नो कि वो खातून मुसलमान थी या नहीं थी। तो रंजीत सिंह ने कोई तख्त नहीं बनवाया होता था और उसने कोई कुर्सी भी नहीं बनवाई होती थी जिसकी टेक हो। वो सिंपल एक तख्त लाहौर, जिसको आप ये लोहार वगैरह कहते हैं ना, सिंपल एक बेंच के ऊपर सारा दिन बैठा होता था और अपने ऐसे करके और फैसले हो रहे होते थे। और इट वाज ऑलवेज ओपन। और बैठे हैं, वो खातून आ गई, उसने कहा मुझे आपके शुरतों ने तंग किया। उसको इशारा किया तलवार लेके आओ, अपना सर जमीन पे रख दिया कि बेटी मुझे कत्ल कर दो। ये होता है इंसान। मैंने कहा हजरत ये तो मतलब नहीं था, लेकिन बहरहाल मुझे इंसाफ दें। उन्होंने कहा 3 दिन के अंदर अंदर फाइंड आउट वेयर द पीपल आर। हूं कोई करके खाए बाद। सिख आ गए कि जी सिखों को चांस मिल गया ना, क्योंकि औरंगजेब के देर में बड़ी स्कर्मिशेस हो गई थी। औरंगजेब ने इनके 1-2 बड़े बड़ों को मरवा भी दिया था, बदमाशियां कर, सिंपल बदमाशियां कर। तो शुरू में सुना रहा हूं कि इंसाफ एक वाकया, जस्ट साइड लाइन एंड विल कम बैक टू सोलर सिस्टम। वो ये हुआ कि सिख फौरन ही ना, अभी महाराजा साहब बने ही हफ्ता ही हुआ है, तो ऐसा जी इन्हों की अजाना ते रुकवाओ। मतलब बंदे ने सवेरे सोना होता, पंजाबी बोलते थे, सुबह सोना होता है, होता ही रहता है। तो कम से कम सुबह दी रुकवाओ। बाकी अब सियाना बंदे एवं थोड़ी आप महाराजा बन जाते हैं। मतलब
the person who connected all of them into one, the same as Bluetooth. तो सिख रखते तो उन्होंने रंजीत सिंह रखना ना ब्लूटूथ था। तो कहा ठीक है, अब कल से ये होगा। अब वो बोलता फिर कोई नहीं सी। रंजीत सिंह की आर्मी में नेपोलियन के हरे हुए जर्नैल थे सारे। नेपोलियन इतना बड़ा बंदा है, मतलब वहां पे हार गया ठीक है बर्तानिया से, और वहां के जर्नैल इतने थे कि अब वो कहाँ काम आए, मतलब एनर्जी। तो फिर उन्होंने एक इधर आया जर्नैल से मिला कि हमने देखा कितने मुल्कों में किया हुआ है, रणजीत सिंह ने उन्हें रखा हुआ था। फिर एक दूसरा आया तो उसने कहा नहीं रणजीत सिंह से मिलना, लेकिन सोच समझ के रखना, ऐसे करिए यूरोप वाली चालाकी नहीं चलेगी। तो रणजीत सिंह ने कहा हाँ इसको रखो 30 साल, हम एक महीना एक यहाँ पे हमारे मेहमान रहो इतनी देर में फैसला कर। वो महीने में वो उसकी नीची बिची एवरीथिंग एज रिकॉर्डेड के खानदा की है, जानदा की थे, फलाना की, तो पता किसको नहीं होती। फिर वो रखता था बंदा। मतलब सर सैयद के बेटों के बेटे उस वक्त जो भी थे तो उन्हें पता था कि इंतजामात करने इन्हें आते हैं, और मुंशीगिरी मतलब लिखने के फाइनेंशियल। पूरी 10 घोड़ों की रथ उनके घरों में भेज दी और पूरा हफ्ता खड़ी रही कि आप फैसला कर रहे हैं कि हमने काम आपसे लेना है। तो फिर वो सर सैयद की शायद बेटी की बेटी थी, उन्होंने कहा मुसलमानों का नमक खाया हुआ नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा, वो रथ उसी तरह वापस आए। तो बंदे सारे टॉप के ऑन द मेरिट रखते थे। नेपोलियन के सारे जर्नल इधर हायर्ड हैं, और अब यू कैन अंडरस्टैंड द विजन एंड फलाना। तो फिर जाहिर मुकाबला करना मुश्किल है। बालाकोट वालों को उन्होंने ही पठानों को खरीद के शहीद करवाया, और सवात और मर्दान के पठानों की दगाबाजी और धोखे से। मलकों की आम बंदा तो बेचारा बहुत ही अच्छा होता है। तो हाँ उन्होंने कहा यार ठीक है कल तो इस तरह करो, अपनी अपनी गली है ना एक एक बंदा मुकर्रर कर लो या वारी ला लो, जिस तरह भी तो छोटी जी कोई पेंसिल छड़ी लेके ना तो ऐसे नॉक करनी, ज्यादा नहीं करनी, क्योंकि तुसी भी डिस्टर्ब होंगे ना, भी डिस्टर्ब होंगे यार अजान का टाइम हो गया है, और फिर सो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह शुरू कर दिया, ठीक है अजान भी रुक जाएगी, लेकिन समझ गए हफ्ते बाद आगे नहीं अजान ही ठीक पर उठना पैंदा है, उठ के जाना पैंदा है, फिर हर दरवाजे नहीं खड़काना पैंदा। मुसलमान यार तो नमाज पढ़नी वन स्ट्रोक। इतने सियाने लोग थे, छोटे मोटे लोग नहीं थे, बिग थिंक पीपल। एनीवे तो हमें उनका बिग थिंक भी पता होना चाहिए ना कि जिनको हुकूमतें करने आती हैं वो छोटे मोटे लोग नहीं होते। सारी उम्र उसी तरह ही रहे हैं, मतलब ना लग्जरीज ना फलाने, और रातों को उठ के जाते थे, जो आप हजरत उमर की मिसाल देते हैं ना, उठ के जाते थे। एक बंदा बड़ा वो बट रहा है खाना, वो थोड़े से हालात खराब हो गए तो बोरियां खोल दी हुई हैं, तो एक बुढ़े बंदे से बैठा है और उसके बोरियां पड़ी हैं, उससे नहीं उठाया जा रहा। खुद रंजीत सिंह खुद छोड़ के आए हैं, और बाद में पता जी तुसी ये दिखाएंगे कौन मैं रंजीत सिंह। अब जाए ना सर नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ, जो हुक्मरान रात को या इनकॉग्निटो अपनी गलियों में और महफिल में और मेलोडी मार्केट में और कराची कंपनी में और सदर में नहीं जाता ना, या बाहर वाली फ्री मार्केट में, उसका कोई ताल्लुक नहीं है कि आवाम तक उसकी पाइप पहुंचती है। एब्सोल्युटली कोई ताल्लुक। क्योंकि उसे पता नहीं चल सकता। ज़ियाउल हक में पता है, हमारे दोस्त थे बहुत अच्छे, कामन 2 साल पहले फौत हो गए, तो ज़ियाउल हक के साथ उठना बैठना बहुत ज्यादा था। तो इधर जब आते थे ज़ियाउल हक के पास, वो कहते मुझे पता होता था कि बाहर जो पाकिस्तान टाइम छपता है उस पर बकरी हेडलाइंस होती थी, और अंदर जो आता है ज़ियाउल हक के सामने वो टोटली डिफरेंट है और खुशामद से भरा हुआ। तो इट्स एन ऑरा अराउंड देम एंड इट्स ऑरा अराउंड देम एंड इट्स ऑरा अराउंड देम। तो वो एक झूठ दर झूठ वो सच्ची मुच्ची समझ रहे होते हैं कि नहीं यार काफी हम कोशिश कर रहे हैं ऐसे। तो ये इश्यू है, बहरहाल मैं इसको डिस्क्राइब नहीं करना चाहता। अच्छा देखो ग्रेविटी के अगले शाखसाने ये हैं, ये ग्रेविटी के अगले शाखसाने बड़े इंटरेस्टिंग हैं, हमने पहले थोड़े से डिस्कस भी किए हुए शायद। वो ये हैं कि ये जो हमारा समुद्र है ना सन, इस सन इतना बड़ा होने के बावजूद आपको पता है कि 99.998% तो सारी सोलर सिस्टम सन नहीं है।
ठीक, हाँ, या ओनली इसमें से जो बाकी बच जाता है ना, जो एक छोटा सा जो लेस देन बढ़ाना, उसका 99% सिर्फ 2 सितारे ने, जुपिटर और सैटर्न। तो आप छोटे से टुमकने जड्डे बड़े हैं, आपको पता चल क्यों? ठीक, इसलिए 13 लाख जमीनों का एक सूरज बनता है, 1.3 मिलियन। तो अब आप छोटे छोटे बनाए भी तो इन्होंने तो कोई जगह मिलती, तो सानू अपने सूरज के सामने जितनी एक जगह मिलती है, यू कैन हैव एन आइडिया। लेकिन इससे ये पता चलता है कि ये भी हम पे काफी असर डालते हैं, जो हम अभी बात करेंगे इंटरप्लैनेटरी ट्रांसपोर्ट नेटवर्क पे। तो अच्छा, लेकिन इतना बड़ा होने के बावजूद हमारा सूरज आपको पता है कि छोटे सूरजों में है, छोटे सूरजों में, ऐसे बड़े होते हैं, ठीक, येलो ड्वार्फ, स्मॉल ड्वार्फ, तो इसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो ये हाइड्रोजन को इधर पुश करके हीलियम बना लेता है, इससे आगे नहीं बना सकता, क्योंकि ताकत नहीं, क्योंकि ताकत क्या होगी, इतनी मैस नहीं है, समझ आ गई ना, क्योंकि ग्रेविटी मैस से प्रोड्यूस होगी ना। अब इससे जो 40-50 गुना बड़ा सूरज होगा, वो ऐसे पुश करके पुश करके पुश करके पुश करके, यानी ये पुश करेगा ना तो इधर हीलियम बनना शुरू किया, वो फर्दर पुश होगी तो लिथियम बनना शुरू किया, फर्दर पुश होगी तो कार्बन बनना शुरू, फर्दर पुश होगी तो ऑक्सीजन बनना शुरू हो जाएगी। तो कार्बन और ऑक्सीजन तक वो सूरज बना सकता है जो इससे तकरीबन 50 टाइम्स मैसिव हो। लेकिन उसके अंदर फिर अनियन की तरह चीजें होती हैं, राइट? ठीक, हाँ, हमारे सोलर सिस्टम में हथौड़े में पुश करने की पावर हीलियम से ज्यादा किसी चीज की, तो ऑल रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर नॉट फ्रॉम आवर प्लैनेट सिस्टम। ये जो हमारे अर्थ पे कुछ भी नहीं, हमारे सोलर सिस्टम से नहीं है, नो, नथिंग ऑफ दैट। ठीक, अब ये हो गया, यानी कि यहां तक गया कि कार्बन और ऑक्सीजन तक फिनिश। यस, तो अब इससे बड़े जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे सन्स की पावर्स में नहीं आते, वो उनकी पावर में आते हैं जहां सन्स बनते हैं और गैलेक्सीज बनते हैं, वी कॉल देम वॉल्स और नेबुलास और क्लस्टर्स। ठीक, वो जो बहुत ह्यूज बड़े बड़े क्लस्टर्स हैं जहां पे करके गैलेक्सीज बनती है, वहां इतनी पावर होती है कि उसमें जाके ऑल बिगर एलिमेंट्स आर एक्चुअली फ्रॉम द नेबुलर पावर रिएक्शंस। ये जो थे ये स्टेलर रिएक्शन तक थे। हाइड्रोजन हीलियम इज अ स्टेलर थिंग, बिगर देन दैट इज अ नेबुलर थिंग। समझ आ गई बात? तो अब आप सोचें इंसान की वैल्यू, या जो हमारे लिए छोटा सा सिस्टम क्रिएट कर, कायनात में ओवरऑल 99.99 ढेर सारी 0% तो सिर्फ 2 ही चीजें हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम, सिर्फ पूरी ओवरऑल कायनात में। ये एक्सेप्शन है कि इस बड़े एलिमेंट्स हैं, ठीक है, अब जो कि हमसे बहुत दूर हैं तो वो ढेर सारी चीजें उस तरह, लेकिन ये बिगर एलिमेंट जितने भी बने हैं इनमें सबसे ज्यादा फिर जो स्टेबल एलिमेंट है ना, उससे ऊपर जाके फिर ना वो उसके स्टेबिलिटी, यानी इसको कहा जाता है बॉन्ड में, क्या कह लें, बॉन्ड एनर्जी कह लें, आयरन की सबसे ज्यादा होती है। आयरन से ऊपर भी चीजों में उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती, ठीक है ना। ब्रॉन्ज एज पहले आई है, आयरन एज बाद में आई है, क्योंकि हालांकि आयरन बहुत ज्यादा अवेलेबल था और ब्रॉन्ज बहुत रेयर अवेलेबल था कंपेयर टू दैट, लेकिन इंसान ब्रॉन्ज को एक्सप्लॉइट कर सकता था, आयरन को नहीं कर सकता था, क्योंकि आप उसे स्मेल्टर नहीं कर सकते, समझिए। तो इसलिए हर जगह पे आप देखेंगे, हम जब सिविलाइजेशन पे आएंगे, ब्रॉन्ज एज पे इंसान फिर रहा है। फिर जब इंसान ने टेम्परेचर इतने बनाने शुरू कर दिए, इतने बड़े कड़ा कि इतना मैं टेम्परेचर क्रिएट कर सकता हूँ, फलाना कर सकता हूँ, तो फिर वो हजरत जुल्करनैन के दौर में और उससे थोड़ा सा पहले इंसान वाज एबल टू, आयरन एज शुरू होगी। इट वाज आवर कैपेसिटी टू हीट इट आपके, वो हम स्मॉल बना सकते। तो एक इससे कई नतीजे आप निकाल सकते हैं। जो साइंस को सिंपल कह जाती है कि मैन इज ए स्टार डस्ट, और आपको समझ आ गई कहां से होके बना हुआ है, तो कुछ अपनी वैल्यू भी समझ आनी चाहिए। हर कोई तो नहीं इंग्रेडिएंट तोड़ के आए। ये बिल्कुल मुझे हमें लतीफा से याद आ गया कि एक बंदा मिठाई की जमील स्वीट पे गया तो पैसे जेब में सी सिर्फ 100 रुपए, 100 रुपए तो जाहिर है एक गुलाब जामुन भी कोई नहीं आना आज 100 रुपए। तो शौक भी बहुत था कि अच्छी रेसिपी बने इंसान टाइप। तो कहते यार दूसरा ये जरा चमचम आधा किलो कर दे, ये जरा कलाकंद भी इसमें कोई एक पाव डाल
फिर ये थोड़े जी ये जो आपकी है जो भी ये भी डाल दो, ये भी डाल यार, इनको इकट्ठा करो थोड़ा सा, अब इकट्ठा करके ना मिक्स कर दो, इनके थोड़े 100 रुपए भी मैंने दे दे। एक्चुअली अल्लाह ताला ने हमारे साथ ये किया हुआ है, देखा जाए तो। आइंस्टाइन यूज्ड टू थिंक इन दिस मैनर एंड ही राइट्स इट इन कि मैं एक ये लुकमा है ना, ये जो एक है, इसका चीनी क्यूबा से आती है मेरी, इसकी ये व्हीट फलाने से होता है, ये कॉर्न वहां से फ्लो कर देता, मुझे ये लुकमा खुद करना पड़ता तो $100,000 was not enough for this one morsel to come here। तो ये इसकी वैल्यू थोड़ी है जो मैं इवन पे कर रहा हूं। Is the system huge working to make it work for that one morsel? इसका बेहतरीन आपने देखना हो तो कुरान पाक में सूरह वाक़िया पढ़े, मुझे तो नहीं पता था लेकिन आई एम जस्ट सेइंग इट, कैसे आगे चलते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद जब बिल्कुल फौत हो रहे थे तो हजरत उस्मान उनके पास बैठे थे, तो हजरत उस्मान ने उनके, जैसे होता है ना बड़े लोगों का ये होता है कि वो पहचान जाते हैं चेहरे से कि क्या कहना चाह रहे हैं, तो अब्दुल्ला इब्न मसूद ने क्या कि उस्मान आपको परेशानी है ना कि मेरी बेटियों का क्या बनेगा। उस्मान के दिल में था कि ये मेरे जिम्मे लगा देते ना तो फिर मेरे जिम्मे लग जाता, क्योंकि ऐसा रिलेशनशिप में जिम्मे लगाते यार बेटियों का ख्याल रखना, ये एक सेंटेंस कह देते ना बस। तो अब उन्हें है ये ख्वाहिश कि मुझे कह दें, मेरे जिम्मे लगा दें कि वो बेटियां हैं ना तो थोड़ा सा ख्याल रखना। अब वो है कि वो कह नहीं रहे तो वो कहते हैं कि आपको मेरे घर में बेटियों की फिक्र है ना, कहते हैं हाँ, कहते खुदा की कसम वो सूरह वाक़िया पढ़ के सोती हैं और मुझे पता है कि उनके घर में फाका नहीं आने वाला, तुम्हें फिक्र किस बात की, हुज़ूर ने बताया नहीं, फिनिश फुल स्टॉप। तो उस्मान भी कुछ नहीं कह सकते। अब सूरह वाक़िया का भी बंदा पढ़े ना, मैं एक दिन बेटियों को जिस दिन मेरी पता चला, मैंने सुनाया कि सूरह वाक़िया का बहुत ताल्लुक है रिज़्क से या एक सर्टेन लेवल से नीचे नहीं आने देती, तो मतलब फिर आपको समझ आती है कि अच्छा ये रिज़्क से ताल्लुक है। तो अल्लाह ताला तकरीबन मोर और लेस इस टाइप की बात है कि अच्छा हमने ये ज़मीन और आसमान बनाए, फिर हमने ये बनाए, फिर हमने वाटर सिस्टम बनाए, फिर हमने प्लान बनाए, फिर हम आपको कहते हैं कि बीज फेंको, अच्छा उगाते तुम हो या हम। बंदा बिल्कुल स्टन हो जाता है कि यार एक ह्यूज सिस्टम, फिर फ्लो, फिर वाटर सिस्टम, फिर वाटर साइकिल, 1 सेंटीमीटर सॉइल बनाने में 1 मिलियन ईयर लगते हैं, फिर 1 ग्राम सॉइल में, उस दिन भी हम डिस्कस कर रहे थे 50,000 स्पीशीज होती है। 1 ग्राम ऑफ सॉइल हैज 50,000 स्पीशीज एंड 1 टीस्पून ऑफ सॉइल has more than your population, 8 बिलियन से ज्यादा ऑर्गेनिज्म एक इसमें स्पून ऑफ सॉइल में होते। तो वो सारे बना के और फिर आपको कुदरत भी ये दी कि ये बीज फेंको, तो उगाने वाले तुम हो या हम हैं, एग्जैक्टली इसी टोन में पूछा है। तो बंदा फिर कहे कि नहीं मेरे बीच कितनी एक कॉस्ट है, तो फिर लेकिन फिर भी अलाउ किया है कि आप कह दिया करो ये मेरा खेत है और मेरी पैदावार इतनी। और यहाँ पर चलते चलते ना मुझे ख्याल आया, दिस इज द उल्लू का पट्टाइज्म व्हिच द सिस्टम हैज क्रिएटेड। और मैं जा रहा था, फिर मुझे एकदम ख्याल आया कि यार मैं ये बल्ब उधर क्यों ना लगा दूं। अच्छा तुझे खुद एकदम ख्याल आया। दिस इज द स्टुपिडिटी दैट दिस एम्पिरिसिज्म इज क्रिएटिंग। और ये आप हमारे एडिक्शन आप देखेंगे ना, तो मैं सुबह उठी तो एवं मेरे ज़हन में आया कि खाला को फोन करता हूँ। ओके आपके दिल आपके ही तो कब्जे में है। तो ग्रेविटी पे कम देख लेने आपने, तो ढेर सारा जो आटा गूंद के इधर उधर पहुंचा रही है ना, और फिर वहां पे जाके रखा हुआ है। तो ओवरऑल आप अब सोलर सिस्टम के अंदर थोड़ा सा सोचते हैं कि अभी हम ग्रेविटी के अंदर ही हैं, इसकी अब हम समझे कि ग्रेविटी समझ आ जाएगी, इसके असरात भी समझ आ जाएंगे, लेकिन मिनिमल दैट वी वांट टू अंडरस्टैंड इज कि अब ये सूरज की इस ग्रेविटी की वजह से थोड़ी सी सूर्य की स्टोरी करके फिर हमारी जो सूरज है ना, ये हमारा सूरज अब एक कांस्टेंट फाइट है कि अंदर आप हाइड्रोजन हीलियम मिलाते हैं ना, जब हाइड्रोजन हीलियम मिलते हैं ना, तो हीलियम की पूरी मैस हाइड्रोजन से थोड़ी सी घट होती है, क्योंकि जो बाकी है ना वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। समझ आ गई बात? और वेरी वेरी बिलियंथ पार्ट एनर्जी में कन्वर्ट होता है।
ये नहीं कि दो हाइड्रोजन बिल्कुल ब्रुश हो गए, सारी एनर्जी नहीं मिली, दो हाइड्रोजन मिल के हीलियम बने हैं, लेकिन हीलियम वो फर्क 50 और 50 100 है, तो 100 जवाब नहीं आया, जवाब आता है 99.991, वो जो 0.009 है वो ब्रुश करके वेव्स बनता है। ये जो हम कल कर रहे थे, वेरी लिटिल पार्ट। तो अब यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है और यहाँ पे ग्रेविटी इसको पुश कर रही है, तो इट्स कॉन्स्टेंटली पल्सेटिंग, वो वी करती है और ये उसको वी करती है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यानी ग्रेविटी इज कॉन्स्टेंटली पुशिंग इट डाउन और दिस इज कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू कम अप। अब ये जो पल्सेशन है ना, इट्स लाइक एन इंजन, इसकी ड होना इज 12 to 14,000 years. That syncs with our ice ages. जिस दिन कभी ग्रेविटी ऐसे काबू पाती है ना, तो फिर वो हीट ज्यादा हो जाती है, हीट बाहर निकलती है। तो जो एग्जैक्टली वो पीरियड अभी हमने देखे कि सोलर फ्लेयर के साइकिल्स और हमारी आइस एजेस और मुनी आइस एजेस के साइकिल बिल्कुल कोरिलेट करते हैं। तो ये मैथमेटिकल एविडेंस है कि असल में उसकी वजह से हो रहा है कि वो इंजन, हमें तो यही सब पता चलता है ना, कोई भी इंजन ऐसे मतलब क्वांटाइज भी होती है चीजें ऐसे। एक बात तो ये पता चल होनी चाहिए कि सोलर फ्लेयर से ताल्लुक है हमारे किसका, आयरन एजेस का, आखिरी आयरन आइस एज का, आखिरी आइस एज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर से पहले आई थी। तो हमारे पास जितनी सिविलाइजेशन का डेटा है ज्यादातर इब्राहिम अलैहिस्सलाम एंड ऑनवर्ड इज ऑल आफ्टर द आइस एज। उस आइस एज से पहले इस तरह बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस नहीं थी, छोटे छोटे गांवों और सेटलमेंट्स थी, इसलिए फिर कई अंबिया आते थे। इस इंसान इस काबिल हुआ कि वो क्रॉस सिविलाइजेशन और क्रॉस ट्राइब असूल बना सके और आपस में मिल सके। सोशियोलॉजिकल मैच्योरिटी है ना, तो सोशियोलॉजिकल मैच्योरिटी आई ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में, इसलिए ही इज द पिलर। काना इब्राहिम उम्मतन, नाउ यू आर इनटू सिविलाइजेशंस, उससे पहले यू आर इनटू ट्राइब्स, स्मॉल प्लेसेस, सेटलमेंट्स, ठीक। और वो सारी अफ्रीका में है, वो सारी अफ्रीका में है। ये मैं कुछ चीजें पहले बता रहा हूँ ताकि वो वहां कनेक्ट कर लेंगे। अब एक बात ये पता, दूसरी बात ये पता होना चाहिए कि इसकी ये होता है कि फिर ये करते करते अब ये ढेर सारी इसकी मैस बाहर भी तो निकल रही है ना। About 4 billion kilometers every second is being converted into energy. समझ आ गई? Kilograms mass it is losing because it's going out in the form of energy. तो अब ये इसको बिलियंस केजी पर सेकंड निकाल रहा है, तो इसका मतलब ये हौले हौले कम हो रहा है। अब हौले हौले कम हो रहा है तो नीचे वाली फोर्स ने, हीट ने कभी ओवरटेक कर जाना, तो लिहाजा इट विल एक्सपैंड, ठीक। एंड इट इज डेफिनेटली गोइंग टू overtake the first 3-4 planets into its fold because at this rate, इसी रेट से ये जलता रहे तो it is going to overtake in few billion years, हमारी अर्थ इसके अंदर फोल्ड में आ जाएगी। क्योंकि समझ गए आप बात कि अभी तो मैस इतनी है, अब मैस घटती जा रही है, तो ये थोड़ा थोड़ा फूलता जाएगा ना। इट विल ब्रिंग इट इनटू, पहले 3-4 प्लैनेट हमारे से तो अंदर ही आ जाने हैं, क़यामत तो से पहले ही आ जानी है, लेकिन वैसे ठीक हो गया। अब जब बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो जाएगा तो अंदर हीट उतनी नहीं रहेगी, समझ आएगी बात। अब वो एक्सपैंड इतना हो गया है कि वो अंदर वाला प्रोसेस ही रुक गया है, ठीक है ना। अब गए हैं तो फिर इनर्शिया भी तो है ना, एंड इंजन बहुत छोटा सा रह गया। अब ग्रेविटी को, इट्स इन कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ग्रेविटी को मौका मिलेगा, एंड दैट्स वी हैव सीन इट हैपनिंग मेनी टाइम्स एंड नाउ इट्स अ नोन फिनोमेना कि वो जब ऐसे होता है ना एक स्टेज पे आके, तो वो ग्रेविटी अब अंदर से रोकने वाली कोई फोर्स नहीं है, और ग्रेविटी इमेंस है, द इंटायर थिंग कोलैप्सेस इनटू अ डॉट, and in that one collapse it's like a clap, and it's likely to happen in this rate in about 5 billion years. तो पहले 5 बिलियन पहले हो चुके हैं इसको, और 5 बिलियन इसी रेट से उसके बाद ये स्टेज आएगी कि हीट इज लेस, ग्रेविटी इज ओवरटेकन। इन अबाउट 10 बिलियन ईयर्स जो इसने क्लैप करना है, उस एक क्लैप में फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड में ये इतनी एनर्जी रिलीज करेगा जितनी 10 बिलियन साल में की। एंड वी सी इट हैपनिंग इन आवर, तकरीबन हम 200-300 जगह पे ढेर सारा एविडेंस है ना इस पे, ऑलमोस्ट दिस इज द फिनोमेनन। अब जो ऐसे करेगा ना, ठीक, अब वो सारी वेव्स ही आप समझेंगे क्रैश ही हो गई हैं, और क्रैश होके फिर वो वापस भी आ सकता है। और यहाँ पे अब 4 पॉसिबिलिटीज रहती है, ठीक। और
ओनली दीज 4 पॉसिबिलिटीज वी सी ऑल अराउंड कि इसी तरह सितारे मरे हुए हैं। मर जाने का मतलब ये है कि उसका अंदर का बर्निंग प्रोसेस खत्म हो गया, तो वी नो लॉन्गर विजिबल टू अस, तो कब्रिस्तान में चले गए ना। फॉर अस दे आर डेड। डेड स्टार मींस कि अंदर उसकी फ्यूजन प्रोसेस, बर्निंग प्रोसेस खत्म हो गया। तो अब क्या पॉसिबिलिटी है? एक पॉसिबिलिटी ये है कि सॉरी, अब यही पॉसिबिलिटी से ही सारे स्टार है। अब इस सन की बात हो रही है, किसी भी स्टार की बात। एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये अपने सारे ही क्वार्क क्वार्क रह जाए और बाकी चीजें बाहर हो जाए। इसका एक पॉसिबिलिटी कि सिर्फ क्वार्क रह जाएं, और यानी क्वार्क इज द रियल मैटर, ठीक है ना। एक क्वार्क की जो सिर्फ प्योर क्वार्क हो ना, बाहर सारा उसने घेरा हुआ है, तो एक चम्मच आपके एनालॉजी के हिसाब से 500 बुर्ज खलीफा एक साइड पे रखें और एक चम्मच एक साइड पे रखें, तो ये यानी हमारी पूरी जमीन में से क्वार्क निकाल दिए, तो असल मैटर तो क्वार्क है ना, यानी इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाए, इलेक्ट्रॉन क्लाउड निकाल दिए, तो ये एडिशन रह जाती है। समझ आ गई ना, क्योंकि रियल मैटर इज बाकी तो सारा में एक्सपैंड हुआ है। हाँ, मैं इससे नीचे देख क्यों नहीं सकता? वहां से आती हुई वेव्स को ये आने नहीं देता, क्योंकि इसकी वेव्स उसकी वेव्स को रिफ्लेक्ट करती हैं। बात चीजें नहीं, मोटा शीशा लेकिन आने देता है वेव्स को। If I can't see, it's just that the waves are not passing through. It's not like its crystal, its structure, arrangement of atom is not allowing that waves to pass through. लेकिन असल में मैटर नहीं है। मतलब दिस इज आवर नॉलेज सो फार, बट वी अंडरस्टूड। तो अब ये जो रह जाएगा ना, वो पूरा इतना छोटा सा एक चीज जो मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स थी, विल बी नाउ इन फीट एंड मे बी इन किलोमीटर, और इसको हम कहते हैं न्यूट्रॉन स्टार, क्योंकि इसके अंदर कोई और शय है ही नहीं। क्योंकि वो बाकी जो छोटा मोटा था वो घुस करके मिस हो गया। या ऐसा भी हो सकता है कि ये एक कह लें कि क्वार्क और थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन उसमें रहे, तो इसको यानी कि क्वार्क इलेक्ट्रॉन का एक कह लो मरगूबा सा बन जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि ये इससे भी ज्यादा पुश हो और ये ब्लैक होल बन जाए। अब ब्लैक होल इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब, लेकिन ये क्वार्क्स भी आपस में मर्ज हो गए हैं। है वो मैटर, लेकिन वो वेव्स आपस में इंटेंगल हो गई हैं, तो ग्रेविटी उसकी है ना, तो लिहाजा है तो ये मैटर, लेकिन वो क्वार्क अपनी शक्ल भी लूज कर गए हैं इन द ब्रिज, एंड देन नाउ दे आर नॉट कमिंग अप बैक। ठीक, तो इट कैन टर्न अप इनटू ब्लैक होल, इट कैन टर्न अप इनटू न्यूट्रॉन, एंड इट कैन टर्न अप इनटू अ स्मॉलर स्टार। तो ये दुनिया में जितने भी न्यूट्रॉन स्टार्स हैं, वो इस वक्त की एस्टिमेशन ये है कि वो इस प्रोसेस में क्रिएट किए हुए, दे हैव स्पेंट देयर लाइफ एंड नाउ दे आर डेड। तो न्यूट्रॉन स्टार क्यों इतना भारी है, ये आपको समझ आ रहा है? एटम का स्ट्रक्चर ना पता हो तो पता नहीं चलता कि न्यूट्रॉन स्टार इतना भारी क्यों है, क्योंकि एटम का स्ट्रक्चर में बुनियादी बात है कि वो सारा वजन उस मक्खी का है। इसके लिए किताब जो कि मुसलमानों ने तो नहीं पढ़नी, लेकिन पढ़नी हो तो वो है फ्लाई इन कैथीड्रल। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर किताब पढ़नी, बात हमें समझ आ गई है ना। मतलब अब इस पे वो बड़ी इंटरेस्टिंग एक मूवी है, और उसमें भी एक छोटी सी, जिसमें आप ये तकरीबन विटनेस भी करेंगे कि वो कायनात में जूम इन करते हुए आपको जो चीज दिखाता है, सॉरी, अच्छा, मैं एक छोटा सा आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। मेरे ख्याल में हमारा मोर और लेस एक ये जो एलिमेंट्स बनने का प्रोसेस है, इसका वैसे नाम है न्यूक्लियोसिंथेसिस, और ग्रेविटी इसको कॉज करती है और आगे पुश करती है। लॉक होते हैं, ये लॉक होते हैं कोर्स न्यूक्लियर फोर्स से, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स को कौन ऐसे करे, फिर पुश करेगा, इट्स ग्रेविटी। सन इवेंचुअली इसका साइकिल ये है। ठीक, अब सन के अंदर, हमारे सोलर के अंदर हमारे जो, ताकि बच्चे को ना स्पेस की फ्लाइट और इंटरस्टेलर और इस किस्म की मूवी देखे तो समझ आए, उसमें हमने थोड़ा सा आधा घंटा गुजारना है, एंड वी गो इनटू देन द लाइफ एंड द प्लैनेट एंड द सिविलाइजेशंस ग्रेजुअली। वो मैंने आपको एक चीज दिखानी है ताकि ये जूम, हाँ ये वाली, ये आपको समझ आ रही है ना? I think this movie is actually has been made by Google.
गूगल ने अपने जो हेडक्वार्टर का नाम भी गूगल प्लेक्स रखा हुआ है। गूगल इज द लार्जेस्ट नंबर, 1 with 100 zeros। लेकिन अगर कोई ऐसा हो कि 10 raised to power गूगल, समझ रहे, गूगल इज लार्ज नंबर, टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो इस कायनात में फिट आ सकते हैं विजिबल यूनिवर्स में, व्हिच इज वेरी वेरी टाइनी पार्ट में, दैट इज 10 to the power 82। यानी गूगल भी पूरे नहीं बनते, लेकिन 10 to the power गूगल मींस इट्स अनइमेजिनेबल थिंग, उसको गूगल प्लेक्स कहते हैं। तो प्लेक्स इज अनदर नंबर सीरीज, किलो प्लेक्स, मिलियन प्लेक्स, गूगल प्लेक्स। तो उन्होंने अपने एक तो गूगल नाम भी यूज रखा हुआ है कि वी हैव लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ऑल, और फिर अपने हेड ऑफिस का नाम भी लिखा हुआ है गूगल प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स रखना था ना, गूगल कॉम्प्लेक्स। नीचे स्केल आ रहा है, समझ गए ना। सोलर सिस्टम को अगर हमने ड्रॉ करना हो, सोलर सिस्टम को, और अर्थ इतनी हो, मार्बल जितनी, बंटे जितनी, ठीक, तो सोलर सिस्टम 14 किलोमीटर रेडियस मांगता है। सूरज नहीं जगह घेरी हुई। और जहां तक इसका सोलर सिस्टम का इफेक्ट जाता है, उसको आखिरी चीज को हम कहते हैं ऊर्ट क्लाउड। ऊर्ट क्लाउड, सोलर सिस्टम में 3 बेल्ट्स भी हैं, वो क्यों है अभी हमने बात करनी है। वो तो 50,000 टाइम्स आगे तक है। तो जो यहाँ पे चीजें आके गिरती है ना, वो चूंकि ग्रेविटी वहां बहुत कम है ऊर्ट क्लाउड पे, तो वहां से कोई डिस्टर्बेंस उन्हें कहीं से मिल जाए तो टड़ंग दे फॉल इनटू इट एंड वी सी देम एज एस्टेरॉइड्स। मोस्ट ऑफ देम आर कमिंग फ्रॉम द ऊर्ट क्लाउड। सोलर सिस्टम की आर्म बाउंड्री से वो 50,000 दूर, वहां तक ग्रेविटी हमारे सूर्य की जाती है। जाती तो अनलिमिटेड है। अब ये देखिए, ये सितारे भी एक प्लेन में हैं। अच्छा, मुझे ये आइडिया नहीं था बचपन में, सच बात, इसलिए मैं आपको अपने को सैंपल ही लेता हूँ। तो मैं समझता था कोई सितारा ऐसे होगा, कोई ऐसे होगा, कोई ऐसे होगा, कोई ऐसे होगा, कोई ऐसे होगा। अगर कोई ऐसे होता, कोई ऐसे होता, तो फिर तो बैलेंस ही रहना मुश्किल हो जाता है। फिर तो मतलब इट्स टोटली, तो पूरी की पूरी कायनात सो फार ऐसे है, फ्लैट, टोटली फ्लैट लाइक दिस। ये इसका एक एविडेंस जो है ना कि कायनात फ्लैट है या फलाना है, इस पे हम अभी छोटी सी एक बात करेंगे कि कायनात के फ्लैटनेस पे हमने बात करनी है, छोटी सी 2 मिनट्स। तो इस प्लेन को कहते हैं एक्लिप्टिक प्लेन, इसीलिए एक्लिप्स कहते हैं, क्योंकि अगर वो प्लेन ना होती तो फिर तो कोई मिलियन ईयर्स में कभी कोई दूसरे के सामने आता। अब क्योंकि एक प्लेन में है, तो इसलिए कभी ना कभी मेरे सामने आ जाएंगे ना कि सूरज चांद दरमियान में आ जाएगा, या वीनस दरमियान में आ जाएगा, या हाँ हाँ देख प्लेन पे। और ये हमारी प्लेन जो है, ये एक गैलेक्सी की प्लेन में नहीं है, उसे प्रिंग टिल्टेड है। देख लो टिल्ट नहीं है, क्योंकि ये गैलेक्सी की प्लेन है, ठीक ठीक, गैलेक्टिक प्लेन। तो ये हमारी जो प्लेन है, इसको हम कहते हैं एक्लिप्टिक प्लेन, इसीलिए कहते हैं एक्लिप्स आ गया है, मींस उस प्लेन पे वो सामने आ गया है। ठीक है ना, कभी कभी वीनस हमारे सामने आ जाता है, कभी कभी चांद उस पे चलते चलते उसी प्लेन पे है ना। चांद अब 5 डिग्री टेढ़ा है, ठीक, हमसे, हमारी प्लेन पे एग्जैक्टली नहीं है, 5 डिग्री टेढ़ा है। अब ये लिटिल इम्परफेक्शंस हैं कि जब वो बना था तो वैसे हो गया, ठीक। इसमें भी आप देखते हैं कि प्लूटो ने अपना ही राह खोला हुआ है वक्रोप्रोंग करके, तो इस प्लेन पे भी नहीं है, ठीक। तो एक्लिप्टिक प्लेन, गैलेक्टिक प्लेन, इस पे हम इस तरह हैं, और चांद हमसे भी थोड़ा सा इस तरह है, इसलिए फिर चांद की प्रोडिक्शन थोड़ी सी औखी हो जाती है। लेकिन देयर आर अदर रीजंस के एस्ट्रोनॉमी में कोई भी प्रेडिक्शंस हम करने के काबिल नहीं है। वन प्रॉब्लम इज वी डोंट अंडरस्टैंड द मैथमेटिक्स ऑफ द 3 बॉडी प्रॉब्लम दैट वी डिस्कस यस्टरडे। बट लेकिन जितना एक हमें पता है ना 2 बॉडी का, उसकी वजह से कितनी इंटरेस्टिंग इनेबलनेस है इन लास्ट, दिस हैपेंड इन लास्ट 30 years, वो हम बताते हैं। हाँ हाँ, वो तो हमारा भेजा हुआ ना। हाँ हाँ, वॉयेजर 1 जो है ना, वो अभी शायद वाहिद चीज है जो हमारी बाउंड्री क्रॉस कर गया, तो नहीं, आउट क्लाउड के अंदर है, कर लिया हुआ है तकरीबन उसने। इसमें आपने इंटरेस्टिंग पार्ट करना हो ना, तो इंसान ने 2 मैसेज भेजे हुए हैं। वॉयेजर हमारे अपने स्पेस वो है, जो हमने भेज दिया, घुश
तो बस वो जा रहे हैं। सर जिस शेप में दिखाया जा रहा है हम्म। कुरान में भी ऐसा ही दिखा है जो कायनात को लपेटा जाए। अब लपेटा का मतलब, हम लपेटना तो हमें साफ नजर आ रहा है, बार बार नजर आ रहा है कि थिंग्स कैन बी रैप। अब देखो ना, जिन्होंने नहीं मानना होता ना, तो वो तो नहीं मानना होता, उनके लिए तो कोई हुज्जत काम नहीं करती। वो तो उन्होंने नबी के होते हुए भी उनको वही चीज नजर आनी है जो उनका दिल उनको कह रहा है, ईगो। तो उन्होंने तो नहीं मानना। लेकिन अब ये हमारी साइंस की तो सारी थ्योरियों को डिफीट करके ही फ्रॉम नथिंगनेस समथिंग इज इमर्जिंग ना। अब पहले तो साइंस ये कहती थी ओ नहीं, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम समथिंग, मैटर कम्स फ्रॉम समथिंग, एनर्जी कम्स फ्रॉम मैटर, तो इट्स काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम। तो अब जब से ये हो गया कि यार ये तो सिंगुलैरिटी, ये तो कुछ भी नहीं था तो कुछ हुआ, तो फिर उनका इसका मतलब है कि ये कन्वर्ज भी तो हो सकता है ना। इसका मतलब ये है कि पहले भी ऐसे हुआ होगा। हाँ, तो फिर ऐसे हुआ है लाइक, और फिर होगा, और फिर तो अगर फिर हो के ऐसे हो गया, ठीक है, तो इट विल बी कॉल्ड, वी हैव अ नेम फॉर इट, ग्रेट क्रंच। और अगर ये सिर्फ फैलती जा रही है, वो थोड़ा सा भी मीटर बिलियन पार्ट तेज हो गया, तो फिर इट विल बी ग्रेट फ्रीज। और थोड़ा से भी मीटर 1 बिलियन फास्ट हो गया, ग्रेविटी ओवर पावर कर दी, यूबियम डार्क एनर्जी, तो इट विल बी ग्रेट क्रंच। अब ग्रेट क्रंच होगा या ग्रेट फ्रीज होगा, वी हैव नो आइडिया ओवरऑल। जिस अब एक तो हम बहुत छोटी सी चुंड में बैठे हुए हैं, तो हमें बाकी के तो पता ही नहीं है कि वहां से वेव्स ही नहीं आती। वेव क्यों नहीं आती? बिकॉज दे आर मूविंग फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट। आपके पास एक कैंडल है, वो जो लाइट दिखाती है, वो भी लाइट निकालनी होती है, वो कैंडल होती चली जाती है, तो वहां से आने वाली कोई भी लाइट हमें नहीं पहुंचती। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? कि कैंडल नहीं है तो बिलियंस हैं। इट्स नॉट एन इजी क्वेश्चन कि व्हाई स्काई इज डार्क एट नाइट, डिस्पाइट there are 100 billion stars in our galaxy and many out there, क्योंकि वो इतनी तेजी से कायनात एक्सपैंड कर रही है कि वो कैंडल से आने वाली लाइट अभी निकलती है तो वो उधर चली जाती है। समझ आ गई? तो स्काई का डार्क, हाँ एग्जैक्टली, वो छोटे से हमें वो है, तो लेकिन उनकी लाइट अब तक पहुंच सकती ही नहीं है विद द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट इज अ स्नेल्स स्पीड इन द स्टॉर्म, जो हमारे लिए फास्टेस्ट है। तो अब मैं तो इसको एक दिन इसको सोचा था कि देखो अल्लाह ताला ने हमें सोने के लिए, अदर इफेक्ट्स अपार्ट, सिर्फ हमें सुलाने के लिए कि ही नीड्स डार्कनेस, कायनात को इतने जोर से भगाया हुआ है। ऐसे नहीं है क्या? कायनात इस तरह भाग ना रही हो तो इट विल बी ब्राइट, बिलियन टाइम्स ब्राइटर देन व्हाट यू आर फेसिंग नाउ, क्योंकि वो ऊपर है, कोई थोड़ी तक। ये आपको अंदाजा करना हो ना, तो 50-60 गैलेक्सीज को कहते हैं। गैलेक्सी के पता नहीं, इधर से नानी कॉल करे तो लाख साल में पहुंचती है। गैलेक्सी इज अ बिग प्लेस, ठीक है ना। कल मैंने एक सवाल भी शायद पूछा था कि, चले वो बाद में कर लेते हैं, सन वाला क्वेश्चन। गैलेक्सी इज अ बिग प्लेस ना, 1 लाइट ईयर चौड़ी है। इंसान अगर अपनी आंख उंगली ऐसे करे, सवाल बच्चा पूछ सकता है ना, मैं वैसे हम कितनी एक हमने डिस्कवर की हुई है विजिबल यूनिवर्स में, ऐसी आप एक अपनी उंगली, साइंसदान इसको एनालॉजी के तौर पर बताते हैं कि इसके ऊपर एक रेत का जर्रा हो और उस रेत के जर्रे के पीछे ऑन द एवरेज 10,000 गैलेक्सीज छुपती हैं। You're getting the point? 10,000 galaxies, और galaxies with all intergalactic distances। समझा की बात? हम अपना हाथ ऐसे रेज बाजू फैलाएं और अपनी उंगली के ऊपर जो रेत का जर्रा रखें, तो उस जर्रे के पीछे कायनात का कुछ हिस्सा छुपेगा कि नहीं? वो छुपा हुआ हिस्सा अगर डबल क्लिक करके पीछे नजर आए, तो उसमें ऑन द एवरेज 10,000 गैलेक्सीज एंड द इंटरवीनिंग प्लेस छुपती है। कोई नहीं गल समझ आई? हाँ, ये समझ आए तो फिर समझ आती है वो सूरह मुल्क वाली बात कि सुम्मरजिल बसर कर्रतैन यनकलिब, तुम्हारी निगाहें तब के वापस ना आ जाएं, तो आपको नंबर्स नहीं मिलते टू काइंड ऑफ डिस्क्राइब।
ये तुम्हारी अब जो सही में रेफरेंसेस में याद की नहीं के बराबर है। मूर्ति के बराबर इन द डेजर्ट हाँ 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 समथिंग इन हाँ द मूर्ति के बराबर इन द डेजर्ट हालांकि एनालॉजी जो मूर्ति के ना वो इतनी ब्यूटीफुल है कि ऑल सोलर सिस्टम दे लुक लाइक एन मूर्ति हाँ, it looks like एवरी यूनिवर्स दे exactly. ये तुम्हारी मूर्ति के बराबर है जैसे सहरा में मूर्ति के बराबर वो चीज फिर अर्श से इवेंचुअली कुर्सी से तो वो एनालॉजी इसी पे आती है ना। तो ओके वी गो फॉरवर्ड। अब ट्रिलियन शिलियन आपको पता चल गया ना, कहना शौक है कहना तो मुंह से कह के चले जाना है। लोकल बबल और ये हमने नाम रखे हुए हैं। लोकल ग्रुप का मतलब है कि 50-60 गैलेक्सीज का एक छोटा सा क्यों है, क्योंकि वो 10,000 उधर ही छुप जाती है, तो उसका नाम हमने लोकल रखा हुआ है, लोकल ग्रुप कहते हैं। तो ये लोकल बबल मतलब अगले जान में शायद से आप किस लोकल बबल में रहते हैं क्योंकि कुछ मुझे तो ऐसे ही लगता है कि क्योंकि ऐसे होगा ना कि वो नजूम की तरह आप साहबा कराम को और इस तरह देखेंगे कि ओ देयर लिव आउट देयर, प्लैनेट्स असाइन होने हैं बल्कि सिस्टम्स असाइन होने हैं लोगों को। वहां बस लगे वो एक छोटे जैसे जो चौंटी की तरह रहते थे, शर्मिंदगी इतनी सख्त होनी है ना। Will get 10 times. आखिरी जो यहाँ पे हजरत उमर ने ये कहा हो कि एक लाठी रखने की जगह मिल जाए ना बस, वो जमीनों में यहाँ से उन्होंने कहा बेहतर है। तो देर से रियल एस्टेट अगे है तो रियल एस्टेट की कमी नहीं है। हाँ 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 80% of the suns are actually binary planets, यानी वो आए हैं और फिर एक दूसरे के इर्द गिर्द हरकत करी जा रहे हैं। और अब ये आपके लिए सवाल है कि बाइनरी प्लैनेट्स इवेंचुअली यस दे विल मर्ज एंड समडे एंड समथिंग, क्या होगा उनका मतलब। हमने एक सिंगल प्लैनेट की बात की है ना कि वो जुड़ करके वो या तो मर जाएगा या क्वार्क रह जाएगा या बुझ जाएगा, छोटा स्टार बन जाएगा, तो या ब्लैक होल बन जाएगा। बहुत ही सख्त हो गया ब्लैक होल बन जाएगा, नहीं तो उससे थोड़ा कम जोर लगा तो क्वार्क बन जाएगा, उससे थोड़ा कम लगा तो उसको कहते हैं व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा। व्हाइट ड्वार्फ हल्का हल्का चमकता रहेगा और वो फिर ब्लैक हो जाएगा। लेकिन वो व्हाइट से ब्लैक बनने में इतना टाइम चाहिए, उतना इस कायनात की उम्र नहीं है। मैथमेटिकली वी नो कि इन अबाउट ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स हो रहा है, होगा। तो ब्लैक होल, क्वार्क, न्यूट्रॉन स्टार, व्हाइट ड्वार्फ और एक चौथी शक्ल भी होती है, ये चार उसके पास। अब यहाँ पे तो देखते पूरे नेटवर्क्स हैं और लगता है बड़ा रश है, रश ही लगता है ना, मतलब इट्स ऑल काइंड ऑफ ह्यूज। अब सोचें वो तो छोटी सी चोंड जो विजिबल है और वो एक्सपैंड हो जा रही। बाय द टाइम हमारी क्लास शुरू हुई है वो इस किस्म की कई कायनातें वो तो बन चुकी हुई हैं। दूसरी बात है कि जो ये भी है, ये बबल को इतना तो थोड़ी खड़ा है। It's faster than speed of light and every second speed is increasing. असल बात ये है, इसीलिए वो मैम कह नहीं सकते स्पीड इस वक्त कितनी है, वो पिछले सेकंड से थोड़ी सी तेज है। It's not only moving forward, it is accelerating. That is Hubble's law. इसकी वजह से आइंस्टाइन को सारी उम्र मरते दम तक शर्मिंदगी रही कि I made a constant there. एक आइंस्टाइन ने बनाया था कि ये कांस्टेंट होगा कि ओवरऑल यूनिवर्स बैलेंस में रहेगी, लेकिन वो ये तो जब पता चला उसने क्या किया, यार ये बात गलत हो। 10 बिलियन अब वापस आ रहे हैं, ये क्या हो रहा है, वापस आ रहे जैसे कुछ हम आसमान में देखते हैं, बिल्कुल आंख से देखते हैं
कुछ सितारे होते हैं जो कि सुबह और रात के वक्त अगर आप देखेंगे उनकी पोजीशन चेंज हुई, लेकिन अब जैसे अब आजकल जुपिटर नजर आ रहा है ना उधर ईस्ट साइड और अभी जहाँ इस्लामाबाद में ईस्टर्न स्काई में नजर आता है, it is remaining in the same spot wherever it is. On the other hand, the Big Dipper is वो जैसे मूव करता है around the Polaris, we can see that. कि Polaris तो अच्छा यूं करके मूव कर रहा है, ठीक है, हमें भी पता चल गया. लेकिन Big Polaris के लिए Big Dipper, मतलब मुख्तलिफ सितारे जो हैं वो आसमान में मुख्तलिफ तरीके से रोटेट होते हैं रात भर में और वो हमें नजर आते हैं. लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हमें, जैसे अभी मैं जुपिटर कहीं उधर ही खड़ा हुआ है, हमें फिर अल्लाह सारी चीजें हो रही है. हाँ, ये ना इसको कहते हैं रिट्रोग्रेड मोशन. मतलब माय आंसर मे नॉट बी परफेक्ट, लेकिन ये हरकत के ये सारे इधर जा रहे हैं बिकॉज मैं इधर जा रहा हूँ, लेकिन उसमें से कुछ जो है ना वो डिविएंट बिहेवियर है उनका. दे आर ओनली फ्रॉम आवर फैमिली. इसी से ही तो पता चला है कि ही इज फ्रॉम आवर फैमिली, क्योंकि वो कभी मुझे ओवरटेक कर रहा होता है या मैं उसको ओवरटेक कर रही होती हूँ, तो थोड़ी देर के लिए वो पीछे को नहीं जा रहा होता, उल्टा आगे जाना या वहीं स्टैंड स्टिल हो जाता है और फिर वही हरकत फिर वो अडॉप्ट करेगा. इंसान ने ये जितने भी 9 सितारे हैं उसमें से 5 तो इस तरह नोट किए हैं कि उनकी हरकत उन्होंने देखी कि, क्योंकि मैं ऐसे हो रहा हूँ तो सारे का सारा उफक ऐसे जा रहा है ना, लेकिन जो मेरी अपनी फैमिली का बंदा है वो तो मुझे कभी कभी ऐसे ओवरटेक करते हुए सामने आएगा तो मुझे लगेगा वही क्यों स्लो है, पीछे भी हो गया, और फिर मैं इधर जाऊंगा तो फिर वो उनकी फॉर द वेरी शॉर्ट वाइल दे विल बी मूविंग ईस्टवर्ड्स, दे विल बी स्टॉपिंग ओवर and they will stop for days and they will then move. तो ये इसको रिट्रोग्रेड मोशन से इंसान ने 5 सितारे तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर से और ग्रीक्स के दौर से नोन है, ठीक है ना. तो बाकी हमने 1-2 मैथमेटिक्स से किए हैं और मतलब हाँ वो भी में से खड़े होते हैं, लेकिन वो रिलेटिव मोशन उनकी वो आपस में तो ऐसे खड़े होते हैं लेकिन ऐसे चेंज हो रहे होते हैं. तो आपको 9 बजे देखे, 11 बजे देखे, 15 बजे देखे तो चेंज हो रहे होते हैं. अच्छा, मैं जब छोटा था तो मैं समझता था कि यार ये सितारा ग्रेविटी से पड़ी हुई थी ना कोड़ी चोड़ी, यार ये इतना बड़ा सितारा है क्या सा पोलैरिस, इसने सबको ऐसे खींचा हुआ है. आई थॉट कि जो हमें पढ़ाया गया ना कि दरमियान स्टार है तो वो बाद में घुमाया हुआ है, तो मैं समझती को इस पोलैरिस ने घुमाया हुआ है. ये घुमाया उस बेचारे ने तो कोई नहीं से होया, वो तो वैसे हमारी लाइन ऑफ साइट में था, वो हमारे एक्सिस की लाइन में था तो हमें वो स्टैटिक नजर आता है. इसी तरह का एक साउथ साइड पे भी है और सदर्न हेमिस्फीयर भी इसी तरह है, उनका ना कुछ हो रहा है और वो भी इसी तरह अलाइंड है. तो वो साउथ में जो बंदे कम है तो लेकिन है उधर भी इसी तरह. हाँ, रिट्रोग्रेड मोशन. इस पे मैंने इस पे छोटा सा एक कारपेंट्री मॉडल भी बनाया है, I mean, लेकिन मैंने इसमें अच्छे दिखान भी नहीं मिलते, छोटा सा, और ये चीजें बनी बनाई तो मिलती नहीं है. बट इट्स वेरी वेरी सिंपल टू मेक, वेरी वेरी सिंपल. एक लेके और उसमें एक पैर लेके और एक उसमें छोटा सा फलक्रम लगा के तो वो बन जाता है. हूँ मेरे को ला गए ने पढ़ लिखे लोग भी ना है सही अकरम साहब, हूँ असी हो जाए तजर्बे करे करेंगे. रिट्रोग्रेड मोशन एक छोटा सा मॉडल बना दे तो यानी इस सवाल है ना कि डिस्कवर कैसे हुए, पता कैसे चलता है कि अमंग द बिलियंस के हमारी फैमिली का कौन है. नहीं, वो हमारी फैमिली का कभी कभी हमें ओवरटेक करे, बाकी तो मैं ओवरटेक कर ही नहीं सकता. वो इतने बड़े सर्कल में मुझे कैसे ओवरटेक करेगा, समझेंगे ना. तो अच्छा, अब वापस आते हुए, अब बाहर से आप हो के आए हैं, अब जरा इनर व्यू एक दफा वापस आके, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो आप नोट करेंगे और उन्होंने कितनी बहुत मेटिकुलसली बनाई है. आ गया सैन फ्रांसिस्को और माउंटेन व्यू गूगल हेडक्वार्टर, गूगल प्लेक्स रेस्टोरेंट और लूजी it a smiling face and now get into its eye. ये नीचे स्केल उसी रेशियो से हो रहा है और ह्यूमन स्टैंड्स एग्जैक्टली इन द मिडल. अहसन तकवीम. वो इतने तरीके से अल्लाह ताला ने आपको वापस झुकाया हुआ है कि फिर आपने वैसे रोब में नहीं आना या झुकना नहीं है, तो वो आपके अंदर की अपनी खराबी है.
अब ये जो द वे इट इज लिपटा हुआ है, उफ गुडनेस, मेस्मराइजिंग चीज है। यानी एक बंदे के डीएनए को सीधा करें तो आपको पता है यहां से सूर्य तक 300 दफा आ जा सकते हैं। हालांकि मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूल की लेंथ नैनोमीटर्स में होती है, लेकिन उस नैनोमीटर्स को मल्टीप्लाई करते करते एक बंदे के 3.2 बिलियन है, उससे जरब देंगे और फिर जितने आपके सेल्स हैं, अबाउट हमारे सेल्स एक बंदे के 7 ट्रिलियंस हैं, 70 ट्रिलियन, 70 ट्रिलियंस। और ट्रिलियन तो माना तकरीबन थोड़ा थोड़ा पता है, ठीक है। करेंगे तो फ्रॉम हियर टू सन 300 टाइम्स, और एक धागा एग्जैक्ट उस जगह पे वलेटना और हर प्रोटीन बनाने के लिए उसे खोलना और फिर उतनी ही वलेटना, और ये खुद ब खुद ही हो रहे हैं। अब समझ गए, वो ऑर्बिटल तक पहुंच गए, समझ गए आप? अब से देखें कि हम कब से घुसे हुए हैं एटम में, न्यूक्लियस नहीं आ रहा। अब ह्यूज डार्कनेस, ह्यूज डार्कनेस, ह्यूज डार्कनेस स्केल आप उसे करी जा रहे हैं, न्यूक्लियस नहीं आ रहा है। अब जाके न्यूक्लियस आया। समझा नहीं पता। खास तौर पे उसने जो ये बात समझाने की कोशिश की है ना, ये जब एटम पे आता है तो दैट्स वेरी वेरी अमेजिंगली उससे पता चलता है कि जिसने की है उसको उसने हमारे इतनी एक क्लास ली हुई है। हम होते तो एकदम वो बना देते। अब देखा उसने वो जो एटम के अंदर डार्कनेस है ना और डेप्थ है, कि उसी स्केल से नीचे अंदर आते 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 वो 300 स्टेडियम से न्यूक्लियस पे आने के लिए उसको देर कितनी लगी है, समझ गए आप बात? अब कब से घुसा हुआ है और कब से घुसा हुआ है और सारे आर्बिटल खत्म भी हो गए हैं, और फिर भी वो एक ह्यूज डार्कनेस में वो मक्खी अंदर बैठी हुई है, और उसके मक्खी की तक भी बात नहीं है, उसके अंदर भी कुछ छुपा हुआ है, और उसके अंदर की भी दुनिया जो है वो हमें तो समझ नहीं। दैट्स व्हाट हाउ द ह्यूमन इज। यहाँ पे हम एक छोटी सी, नहीं अगली नस्ल ने करना है, लेकिन ये नहीं कि हो नहीं सकता। आखिर क्वार्क का वजन साइड पे रखें और इलेक्ट्रॉन का रखें तो उससे 2000 गुना बड़ा है ना, तो मतलब है टूट सकता है ना। अभी मेरे पास इतनी मशीन और कुव्वत और ताकत नहीं है, ठीक हो गया। तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी ब्रेक करते हैं, जस्ट इसको बायो ब्रेक भी कह लें, किसी ने थोड़ा लाइन रन। तो होपफुल कुछ साइंस के फ्रेमवर्क आपका अब हमारे हिसाब से थोड़ा सा ही रह गया है, फिर हम साइंस को लाइफ और उसमें आ जाएंगे। मैप ना पता हो ना तो फिर ढेर सारी पता होती हैं कि वो कॉन्टेक्स्ट नहीं पता होते कि यार ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। Okay, Ji, we are going back and we will come back in about 5 to 7 minutes or something. Relax, 10 मिनट कर लें।